Okay, so today we are going to start with the Hindu Adoption and Maintenance Act. So we are just over with the Hindu Marriage Act, in which we have seen the provisions related to divorce, maintenance, mutual divorce, divorce on the base of cruelty, fault-based theory. We have seen restitution of conjugal rights. We have seen. So Hindu Marriage Act is over. Now we are going to shift over to the new law that is known as HAMA, Hindu Adoption and Maintenance Act. Hindu Adoption and Maintenance Act. So this law basically covers two things. One is the adoption process and other thing is the maintenance also. Maintenance part was also there in Hindu Marriage Act जो हमने पढ़ा, जिसमें wife can take the और husband can take the maintenance during the pendency of the proceedings. जैसे आज हस्बैंड ने डाइवोर्स का केस फाइल करा या वाइफ ने डाइवोर्स का केस फाइल करा, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग, जब तक केस चल रहा है 2 साल 3 साल जितने भी लगेंगे, ड्यूरिंग दैट टाइम द हस्बैंड और द वाइफ कैन ऑल्सो द क्लेम द मेंटेनेंस फ्रॉम द ऑपोजिट पार्टी स्पाउस. ठीक है, स्पाउस से ले सकते हैं. हमने देखा इवन आफ्टर द डिक्री जब पास हो जाती है, जब डाइवोर्स की डिक्री आ जाती है, उसके बाद भी मेंटेनेंस मिलती है. कब तक मिलती है? अंटिल द पार्टी रीमैरिज, जब तक उसकी दूसरी शादी, अगर जब तक वो दूसरी शादी नहीं करेगी, अगर वो डिवोर्स के बाद दूसरी शादी नहीं करता है या करती है, तब तक उसको मेंटेनेंस के लिए वो एंटाइटल्ड है. और एक दो चीजें हमने और भी देखी थी. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद हिंदू अडॉप्शन पार्ट फर्स्ट. वी विल सी व्हाट इज द लॉ विद रिगार्ड टू द अडॉप्शन. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम. सो दिस इज द लॉ. दिस लॉ वाज पास्ड इन 1956. ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट वाज पास्ड इन 1955. दिस लॉ was passed in 1956 में पास हुआ था. And this law was came into force on 21st December 1956. So you please note down these facts कि when did this law came into force, कब ये law force में आया, तो ये चीज़ आप नोट डाउन करते जाओ साइड बाय साइड. 21st December 1956. Now let's start with section 1. Section 1 tell us the name of this law. इस law का नेम क्या है? This law is called as Hindu Adoption and Maintenance Act 1956. तो सिमिलरली जैसे मैं आपको हमेशा ही बताता हूँ कि जैसे कोई नया बच्चा पैदा होता है घर में, तो हम उसका नामकरण करते हैं ना, नेम रखते हैं कि नहीं उसका, वैसे कोई लॉ पास होगा तो उसका नाम भी तो होना चाहिए. तो इस लॉ को क्या नाम से बुलाएंगे हम? हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956. देन सेकेंड थिंग इट इज टॉकिंग अबाउट इट्स टेरिटोरियल एप्लीकेशन. टेरिटोरियल एप्लीकेशन, ये लॉ अप्लाई कहाँ पर होगा? आप मुझे बताइए, क्या ऑस्ट्रेलिया पे अप्लाई होगा ये लॉ? ये कहाँ अप्लाई होगा? ये लॉ इंडिया पे अप्लाई होगा. तो लिखा है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया. प्लीज क्लोज द डोर. प्लीज क्लोज द डोर. ओके, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया. तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये मैं इंडिया का मैप बनाऊं, ठीक है, ऐसे ही क्रिटिकल मैप, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट को मिला लें हम, तो ये जो है इस इंडिया के अंदर अगर किसी को एडॉप्शन करनी है, ठीक है, किसी को एडॉप्शन करनी है, तो ये लॉ उसके ऊपर अप्लाई होगा. बट इंडिया के अंदर तो बहुत सारे लोग हैं, मुस्लिम्स रहते हैं, क्रिश्चियंस रहते हैं, पारसी रहते हैं, ज्यू रहते हैं, हिंदूज भी रहते हैं. तो ये लॉ की टेरिटोरियल एप्लीकेशन तो हमें पता चल गया कि इंडिया के ऊपर ही अप्लाई है. यहां से हमें यह पता चलता है कि इंटर कंट्री एडॉप्शन जो है वो हामा के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती. यस प्लीज क्लोज द डोर. इंटर कंट्री एडॉप्शन समझते हैं आप? इंटर कंट्री एडॉप्शन, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एडॉप्शन. अगर बच्चा ऑस्ट्रेलिया में है तो क्या पेरेंट्स, ऑस्ट्रेलियन पेरेंट्स यहाँ से अडॉप्ट करके लेके जा सकते हैं इंडिया से कोई बच्चे को? हामा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं अडॉप्ट? नहीं. सिमिलरली अगर इंडिया से किसी को अडॉप्ट करना है, तो क्या वो ऑस्ट्रेलिया से किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है? उसके ऊपर क्या हामा लगेगा? नहीं, उसके ऊपर हमारे पास हामा एप्लीकेबल नहीं है. उसके लिए हमारे पास सेपरेट लॉज हैं जो हम चेक करेंगे. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है हमारे पास, उसके अंदर वी विल सी देयर आर डिफरेंट प्रोविजंस फॉर दैट. तो फर्स्ट थिंग हमें क्लियर हुई कि हामा के लिए अंदर इंटर कंट्री अडॉप्शंस नहीं होती हैं. इट इज ओनली इंट्रा कंट्री. समझ आई? इंट्रा कंट्री अडॉप्शंस की अगर हम बात करें. दूसरी बात कि ये तो पता चल गया कि सर इंडिया के अंदर जो अडॉप्शन है किसी ने करनी है तो वो अडॉप्शन कर सकता है. बट सर कौन अडॉप्ट कर सकता है? हु, किसके ऊपर अप्लाई होगा? तो इसका नाम ही बता रहा है. क्या नाम है इसका? हिंदू अडॉप्शंस. तो क्या मुस्लिम पर्सन इस लॉ के अंदर अडॉप्शन कर सकता है? आंसर इज नो. हिंदू जो है वो अडॉप्ट कर सकता है. क्रिश्चियन नहीं कर सकता, पारसी नहीं कर सकता, ज्यू नहीं कर सकता, हिंदू कर सकता है. अब हु इज हिंदू? वो हमने हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ा था. कौन है हिंदू बताइए जरा? हु इज हिंदू? यस, वेरी गुड.
जस्ट लेट मी जूम इट, यहां पर है दिस एक्ट अप्लाइज टू, क्या लिखा है यहां पर, एनी पर्सन हु इज अ हिंदू बाय रिलीजन, तो हुएवर इज हिंदू बाय रिलीजन उसके ऊपर ये लॉ अप्लाई होगा। हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म्स इंक्लूडिंग वैराशिवा, लिंगायत्स, फॉलोअर्स ऑफ ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज एंड आर्य समाज। तो दीज आर द वेरियस ऑफशूट्स ऑफ हिंदू रिलीजन। समझ में आया? हिंदू कौन है? हम सब हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं। हिंदू रिलीजन हो सकता है आप में से कोई सिख रिलीजन से बिलोंग करता हो सकता है आप में से कोई जैन रिलीजन से बिलोंग करता हो, ठीक है, कोई बुद्धिस्ट हो। बट अभी तक हमें ये पता चल रहा है कि ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि ये लॉ किसके ऊपर अप्लाई होगा, हु इज द हिंदू बाय रिलीजन। हिंदू बाय रिलीजन, हिंदू इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म, वैराशिवा इन लिंगायत्स। तो अगर साउथ में जाएंगे आप, साउथ में कर्नाटका वाली साइड पे आपको लिंगायत्स मिलेंगे, दे आर द फॉलोअर्स ऑफ शिव जी, लिंगायत्स, ठीक है। ब्रह्मो समाज मिलेगा आपको, ब्रह्मो समाज के फॉलोअर्स मिलेंगे आपको। प्रार्थना समाज जो है इट वाज फाउंडेड बाय आत्माराम पांडुरंग, जो कि प्रार्थना और उनके कुछ गाइडलाइंस, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो उनको फॉलो करते थे। ये आर्य समाज जो है ये दयानंद सरस्वती जो है, जैसे आप देखोगे बीसीएम स्कूल जो है इट इज आर्य समाज, यू नो, दयानंद सरस्वती, दे बिलीव इन वेदास। तो ये क्या है, हिंदू धर्म की ऑफशूट्स हैं। हिंदू धर्म में जो शॉर्टकमिंग्स थी तो उनको दूर करने के लिए ही ये पैदा हुए थे कि विडो रीमैरिज होनी चाहिए, फीमेल फीटिसाइड नहीं होना चाहिए, फीमेल एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है, डॉरी जो है एलिमिनेट होने चाहिए। कुछ जो सोसाइटल लेवल्स थे उसको खत्म करने के लिए ये जो डिफरेंट ऑफशूट्स पैदा हुए थे। तो अगर कोई पर्सन ये कहता है कि मैं तो आर्य समाजी हूँ, तो ये लॉ क्या कहता है, उसके ऊपर ये लॉ अप्लाई होगा, ठीक है। उसको भी ये क्या मान के चल रहा है, हिंदू। और फिर और किसके ऊपर अप्लाई होगा, दिस एक्ट अप्लाइज टू, क्या लिखा है, एनी पर्सन हु इज अ बुद्धिस्ट, तो बुद्धिस्ट के ऊपर भी ये लॉ अप्लाई होगा। ऑल्दो इसका नाम हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट है, बट ये एक्ट जो है इन सब के ऊपर अप्लाई होगा, इवन दो दे आर नॉट हिंदू बाय रिलीजन, they are Buddhist by religion, they are Jain by religion, they are Sikh by religion. Still this act consider them, all of them, to be Hindus only for the application of this law, not for the purpose of declaring their religion to be a Hindu religion. ऐसा नहीं है कि ये लॉ ये कहता है कि आप सिख नहीं हो आप हिंदू हो, ऐसा नहीं है, बट वो ये कह रहा है कि इस लॉ की एप्लीकेबिलिटी के लिए मैं आपको क्या मान के चलूंगा, हिंदू। समझ आया? नहीं तो हमें तो अलग अलग लॉ बनाने पड़ते हैं। समझ में आई बात या नहीं? तो ये पता चला कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल ऑन बुद्धिस्ट, जैन, सिख, पहले ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। देन और ये किसके ऊपर लगता है, टू एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू। तो भाई मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू जो है इनके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। मुस्लिम लॉ के अंदर तो अडॉप्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हम बात करें क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू के लिए, इनके लिए अपना अलग से लॉ है। और अदरवाइज अगर हम बात करें तो गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट है हमारे पास, गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट है हमारे पास, एक लॉ है। उसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि ये अडॉप्टिव पेरेंट्स बन जाते हैं, उसके अंदर ये गार्जियन बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं ये? बट अब उसके बाद हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आ गया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 57 है हमारे पास, इन विच एनी पर्सन ऑफ एनी रिलीजन, एनी कास्ट कैन डू द अडॉप्शन। तो अगर एक क्रिश्चियन को करनी है अडॉप्शन, एक पारसी को करनी है, एक मुस्लिम को करनी है इवन, तो उसके ऊपर क्या लग सकता है हमारा, जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, वो अलग है हमारे पास, उसका सेक्शन 57 है। बट राइट नाउ आर कंसर्न इज हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई हमें ये बताइए कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में हु कैन अडॉप्ट, मतलब कौन बंदा, किसके ऊपर ये लॉ अप्लाई होता है, तो क्या बोलेंगे आप? ऑल पर्सन हु आर हिंदू बाय रिलीजन, फॉलोअर्स ऑफ ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, लिंगायत्स, वैराशिवास, द पर्सन हु बिलोंग्स टू बुद्धिस्ट रिलीजन, हु इज अ बुद्धिस्ट, हु इज अ जैन, हु इज अ सिख बाय रिलीजन, और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी। और तो इंडिया के अंदर मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू के अलावा अगर कोई और बच गया, मतलब हिंदू तो है ही है, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, इनके अलावा भी अगर कोई बच गया, कौन बच गया? कोई भी हो सकता है जो अपने आप को कह रहा है कि ना तो मैं हिंदू हूं, ना मैं बुद्धिस्ट हूं, ना मैं सिख हूं, ना मैं जैन हूं, ना मैं क्रिश्चियन, ना मैं पारसी, ना मैं ज्यू, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं अलग हूं, तो उसके ऊपर भी लगा देंगे हम ये लॉ, उसके ऊपर भी लगाएंगे। क्या लिखा है यहाँ पर, टू एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू बाय रिलीजन, ठीक है, उसके ऊपर भी लगा देंगे। जैसे अगर आप झारखंड और छत्तीसगढ़ वाली साइड पे जाएंगे, वहां पर आपको ऐसा लोग मिलेंगे जो सरना, अपने आप को क्या बोलते हैं, हम सरना रिलीजन के हैं, ठीक है, वो अपने आप पहले ट्राइबल लोग थे, अब वो क्या कहते हैं, हमारा कौन सा रिलीजन है, सरना रिलीजन है। तो वो अपने आप को ना मुस्लिम बोलते हैं ना क्रिश्चियन बोलते हैं, वो अपने आप को सरना रिलीजन के बोलते हैं। तो क्या उनके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा लॉ? यस, लिखा हुआ है यहाँ पर, टू एनी अदर पर्सन। बट किस केस में नहीं अप्लाई होगा उनके ऊपर? अनलेस, अनलेस का मतलब है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इट इज प्रूव्ड, अगर ये साबित कर दे वो व्यक्ति दैट एनी सच पर्सन, सच पर्सन मतलब जो अपने आप को ना हिंदू बता रहा है ना मुस्लिम बता रहा है,
एनी सच पर्सन वुड नॉट हैव बीन गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ। अगर वो ये प्रूव कर दे कि भाई हम हिंदू लॉ से गवर्न हो ही नहीं सकते, मेरे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, उनके ऊपर कभी भी हिंदू कस्टम्स, हिंदू ट्रेडिशंस, हिंदू लॉ कभी अप्लाई हुए ही नहीं, तो फिर हम उस केस में उसको हिंदू मान के नहीं चलेंगे, फिर उस केस में हम उसके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं करेंगे। उस केस में हम उनका रिस्पेक्टिव कस्टम्स अप्लाई करेंगे, जो भी उनकी कम्युनिटी के अंदर जो कस्टम प्रिवेल करेंगे उनके अकॉर्डिंग उनका जो है अडॉप्शन करवाया जाएगा। समझ में आई बात? अभी तक तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हम लॉ कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, लॉ का नाम पढ़ लिया। पास कब हुआ था? 1956 में। अब एप्लीकेबल कब हुआ था? लागू कब हुआ था? देखो, पास होना अलग थिंग है, अप्लाई होना अलग चीज है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा जब पास हुआ था वो 1949 में हुआ था, 26 नवंबर को हुआ था। एंड व्हेन डिड इट केम इनटू फोर्स? कब फोर्स? 26 जनवरी 1950, क्योंकि उस दिन हमें 1930 में लाहौर सेशन के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसीलिए उन्होंने 26 जनवरी की डेट चुनी थी कि हम अपने संविधान को कब लागू करेंगे? 26 जनवरी को। ये पेपर में बड़ी बार सवाल आता है कि वाई 26 जनवरी वॉज चोजन एज अ डेट टू एनफोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज 1930 में जब पूर्ण स्वराज, जब ये लाहौर सेशन में जब ये मांग हुई थी, तो उस टाइम पे कौन सा दिन था? 26 जनवरी का। समझ में आई बात? तो सिमिलरली ये लॉ तो 1956 में पास हुआ। 1956 में कौन से मंथ में एप्लीकेबल हुआ? तो वो हमने देखा कि 21 सितंबर को लागू हुआ। फिर हमने देख लिया कि इसका नेम क्या, हमने देख लिया। फिर हमने देखा ये अप्लाई किसके ऊपर होगा? ऑस्ट्रेलिया पे थोड़ी होगा, ये लॉ कहां पर अप्लाई होगा? बट एज कंपेयर टू दिस, अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ेंगे, जब आपने पढ़ा था, तब आपको याद होना चाहिए, हमने पढ़ा था उसकी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन होती है। याद आया कि नहीं? अ पर्सन हु इज डोमिसाइल्ड इन इंडिया बट हु इज अ हिंदू हु इज रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। आया याद या नहीं आया? पढ़ाया था मैंने आपको। हिंदू मैरिज एक्ट की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन है। एक बंदा जिसका घर इंडिया में है, वो हिंदू है, रह कहाँ रहा है? ऑस्ट्रेलिया कनाडा काम के लिए गया है भाई, तो वहां पर अगर उसने मान लो कि डाइवोर्स लेना है किसी से, अपनी उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसके ऊपर कौन सा लॉ अप्लाई होगा? हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा। तो इन कंपैरिजन टू हिंदू मैरिज एक्ट एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हमने देखा इसकी कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन, इंटर कंट्री अडॉप्शन इसमें अलाउड नहीं है। ये भी हो गया जी हमारा। उसके बाद हम देखेंगे द फॉलोइंग पर्सन्स आर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख। फिर हमने ये भी वहां पर पढ़ा था जी, कि हमने पढ़ा था कोई भी बच्चा चाहे लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, जिसके दोनों पेरेंट्स क्या हैं? हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, तो वो बच्चा भी क्या मानेंगे? हम हिंदू मानेंगे। तो भाई लेजिटिमेट बच्चा कौन सा होता है? जो वैलिड मैरिज, वॉइड मैरिज या वॉइडेबल मैरिज, इनमें से पैदा हुआ हो। अब जो आज न्यू स्टूडेंट्स क्लास लगा रहे हैं, जिनको ये नहीं पता कि सर हमें नहीं पता वैलिड मैरिज क्या है, वॉइड मैरिज क्या है और वॉइडेबल मैरिज क्या है, तो बस ये समझ लो, ये है वैलिड मैरिज मतलब परफेक्टली वैलिड मैरिज, वॉइड मैरिज मतलब विच इज नॉट वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, जो लॉ जिसको मान्यता नहीं देता है। शादी उन्होंने की थी अपनी तरफ से, बट लॉ कहता है ये शादी मान्य नहीं है। और वॉइडेबल मैरिज ऐसी है जिसमें उन्होंने शादी करी आपस में, बट लॉ उनको एक राइट देता है कि आप चाहो तो अपनी शादी को क्या करवा सकते हो? वॉइड करवा सकते हो। कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन डाल के इसको क्या करवा लो आप। सिंपल सी एक एग्जांपल दे दूं मैं, कि मान लो किसी से फ्रॉड हुआ। ठीक है, फ्रॉड क्या हुआ? कि ये फ्रॉड हुआ कि भाई उसकी कंसेंट जो है धोखे से ली गई थी। ठीक है, अब किसी की शादी हुई, उसने बोला जी लड़का तो जो है ना, लड़का बहुत पढ़ा लिखा है और महीने का 2-2.5 लाख कमाता है। तो लड़की वालों ने बोला अच्छा ठीक है जी, आपकी प्रॉपर्टी क्या है? उन्होंने बोला ये प्रॉपर्टी, मतलब काफी सेट हैं ये लड़के वाले। लड़की वालों ने क्या, सब कुछ ठीक है, लड़के वाले ठीक है, तो उन्होंने कंसेंट दे दी। बाद में पता चला जी लड़का तो 12th पास था, पता चला जी लड़का तो 2.5 लाख नहीं कमाता, 25,000 कमाता है। तो मुझे बताओ ये कंसेंट फ्री कंसेंट है या फ्रॉड से ली गई है? फ्रॉड से ली गई है। अब ये शादी वैलिड शादी तो नहीं कहलाई जा सकती, क्योंकि कंसेंट ही फ्री नहीं है। तो उस केस में फिर ये शादी क्या होगी? वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब लॉ नहीं कह रहा कि मैं इसको मान्यता नहीं मानता, वो कहता है अब देखो फ्रॉड तो डिस्कवर हो गया, आप रहना चाहते हो तो रह लो, अगर नहीं रहना चाहते तो आप कोर्ट में आके इसको क्या डिक्लेयर करवा लो? वॉइड करवा लो। आपको ऑप्शन दे रहा है। ये समझ आई? वॉइडेबल शादी एक एग्जांपल समझ में आ गई कि फ्रॉड से कंसेंट ले ली थी। सिमिलरली वॉइड मैरिज कौन सी होती है? वॉइड मैरिज होती है कि जहां पर स्टार्टिंग से ही वॉइड है। स्टार्टिंग मतलब जैसे मान लो एक हिंदू ने शादी करवा रखी थी, उसकी पत्नी थी ऑलरेडी, उसने दूसरी शादी करवा ली जाके, तो भाई दूसरी शादी लॉ कहता मैं इसको क्या मानता हूं? वॉइड। क्योंकि हिंदू में कितनी शादियां अलाउड है? तो जब आपकी ऑलरेडी एक शादी है, आपकी वाइफ जिंदा है, डाइवोर्स भी नहीं हो रखा, लिविंग है, तो आप दूसरी शादी तो वॉइड है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर बच्चा लेजिटिमेट है, लेजिटिमेट मतलब चाहे वैलिड मैरिज से पैदा हुआ हो, चाहे वॉइड मैरिज से पैदा हुआ हो, चाहे वॉइडेबल मैरिज से पैदा हुआ हो, वो बच्चे को हम क्या मान के चलते हैं? लेजिटिमेट।
इलेजिटिमेट बच्चा कौन सा होता है? जो शादी हुई ही नहीं, शादी ही नहीं हुई, लिविंग रिलेशनशिप से बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे को क्या मान के चलेंगे? दोनों में फर्क क्या होता है बताओ, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बच्चों में? नहीं बेटे, लेजिटिमेट बच्चों को जो है शादी उसमें क्या मिलता है? प्रॉपर्टी में शेयर मिलता है। वैलिड मैरिज के बच्चे जो और वॉइड और वॉइडेबल मैरिज के बच्चे लेजिटिमेट तो हैं, बट उनको ओनली पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में शेयर मिलता है। कुछ बच्चों को अभी इतना नहीं समझ में आएगा, डोंट वरी, बस अभी तक आप ये मान के चलो लेजिटिमेट बच्चे और इलेजिटिमेट बच्चे कौन से हैं? जो शादी से पैदा हुए वो लेजिटिमेट, चाहे वॉइड वॉइडेबल या वैलिड हो, और जो शादी के आउटसाइड पैदा हुए वो कौन है? इलेजिटिमेट। इलेजिटिमेट बच्चों को माँ बाप की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलता है, पर माँ की प्रॉपर्टी में मिलता है, ये याद रख लेना। बच्चा माँ के लिए कभी भी इलेजिटिमेट हो ही नहीं सकता, हाँ फादर के लिए वो लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट हो सकता है। तो माँ की प्रॉपर्टी में इलेजिटिमेट बच्चा, उसकी प्रॉपर्टी का उसमें उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है, जो भी माँ के पास प्रॉपर्टी होगी, बट फादर की प्रॉपर्टी में इलेजिटिमेट बच्चे का कोई हिस्सा ना ही ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, ना ही फादर की प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं। लेजिटिमेट बच्चे जो होते हैं उनका राइट होता है, बट उनमें फिर डिफरेंशिएशन है। वैलिड मैरिज के लेजिटिमेट बच्चे उनका फुल राइट है, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में भी राइट है। अगर आप में से ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में कोई रहता है, आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज है, तो आपका राइट है उनमें, इवन सन और इवन डॉटर। जो वॉइड मैरिज के लेजिटिमेट बच्चे हैं, वॉइड मैरिज शादी तो हुई थी ना, चाहे वॉइड है, वॉइडेबल मैरिज के जो शादी के बच्चे हैं, ठीक है, उनमें जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी, ना कि ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी, जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में जो हिस्सा आया है उन प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा होता है, अदरवाइज ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में उनका कोई हिस्सा नहीं होता है। ये आप समझो। अब ये कह रहे हैं एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट जिसके दोनों पेरेंट्स हिंदू हों, जैसे मान लो फादर हिंदू और मदर भी हिंदू, फादर हिंदू मदर सिख, फादर हिंदू मदर बुद्धिस्ट, फादर हिंदू मदर जैन, बताओ दोनों पेरेंट हिंदू ही मान के चलेंगे हम, कॉम्बिनेशन जैसे मर्जी बिठा लो, ये बच्चा इसको हम क्या मान के चलेंगे? हिंदू। अब आप बोलोगे सर ये क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे अडॉप्शन कौन कर सकता है। पहली बात, जो अडॉप्शन कर रहा है वो कौन होना चाहिए? हिंदू होना चाहिए। हम दूसरी चीज ये भी देखेंगे जिसकी अडॉप्शन हो रही है, जिस बच्चे की अडॉप्शन हो रही, वो भी क्या होना चाहिए? हिंदू होना चाहिए। अब आपको फिर पता चलेगा कि सर बच्चा हिंदू कैसे पता चलेगा? भाई जिसके दोनों पेरेंट्स कौन हो। मान लो बच्चा 18 साल से नीचे है, वो माँ बाप कहते हैं कि हम इसका पालन पोषण नहीं कर सकते, हम इसको अडॉप्शन में देना चाहते हैं, तो भाई हमें क्या, अब हमें पता है ये लॉ, जब हम आगे पढ़ेंगे प्रोविजंस, तो हम देखेंगे कि भी उसी बच्चे की अडॉप्शन हो सकती है जो बच्चा कौन हो? हिंदू हो। जो बच्चा हिंदू होना चाहिए, तो कैसे पता चलेगा बच्चा हिंदू है? जिसके दोनों पेरेंट्स कौन हो? हिंदू हो। समझ में आई बात या नहीं? अगर वो बच्चा जिसके दोनों पेरेंट्स हिंदू नहीं है उसकी अडॉप्शन नहीं हो सकती। अगर दोनों पेरेंट्स मान लो मुस्लिम है, क्या उसकी अडॉप्शन कर लोगे आप? यहाँ नहीं कर सकते आप, उसके ऊपर तो ये लॉ अप्लाई होता ही नहीं है। सिमिलरली तो एनी चाइल्ड का मतलब पता चल गया आपको, एनी चाइल्ड कौन है, तो ये भी पता चल गया। और कौन है हिंदू? एनी चाइल्ड लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, जिसका एक पेरेंट हिंदू है, बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, दूसरा नहीं है, दूसरा मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है, ज्यू है, पर उस बच्चे के जो ब्रॉट अप है, ब्रिंगिंग अप है, इट हैज बीन अकॉर्डिंग टू द मेंबर ऑफ ट्राइब टू विच सच पर्सन पेरेंट बिलोंग। सच पेरेंट मतलब जो हिंदू पेरेंट था, बुद्धिस्ट, उसके अकॉर्डिंग उसका लालन पालन हुआ है। लालन पालन समझते हो आप? अपब्रिंगिंग। तो देखो दो तरीके से बच्चा हिंदू हो सकता है, उसके दोनों पेरेंट्स कौन हो? हिंदू हो, बात खत्म। हिंदू का मतलब आप अपने समझ लेना बुद्धिस्ट, जैन और सिख, या फिर एक पेरेंट हिंदू है, एक पेरेंट नॉन हिंदू है, मुस्लिम है। मान लो एक एग्जांपल ले लो, फादर हिंदू है और मदर कौन है? मुस्लिम है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये बच्चा हिंदू है या नहीं? अब हमें दूसरी चीज देखनी पड़ेगी कि इसका अपब्रिंगिंग कैसे हुआ था। अगर इसका अपब्रिंगिंग फादर के अकॉर्डिंग, फादर के धर्म के तौर, फादर का धर्म क्या था? हिंदू धर्म, तो फिर हम उस बच्चे को क्या मान के चलेंगे? तो यहां पर दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए कि दोनों में से एक पेरेंट हिंदू हो और उसका अपब्रिंगिंग कैसे हुई हो? उसी पेरेंट के रिलीजन के अकॉर्डिंग। यहां पर भी हो गया। और ये लास्ट है, एनी पर्सन हु इज अ कन्वर्ट टू हिंदुइज्म। कन्वर्ट मतलब पहले हिंदू था, कन्वर्ट होके क्या बन गया? सॉरी, पहले मुस्लिम था, कन्वर्ट होके क्या बन गया? तो उसको हम हिंदू ही मान के चलेंगे। या फिर हु इज अ रिकन्वर्ट। रिकन्वर्ट मतलब पहले हिंदू था, कन्वर्ट होके क्या बन गया? मुस्लिम बन गया, दोबारा से फिर रिकन्वर्ट होके क्या बन गया? हम उसको क्या मान के चलेंगे? अभी आप बोलोगे सर ये हिंदू हिंदू क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे आप ये देखना कि हु कैन टेक इन अडॉप्शन, अडॉप्शन कौन कर सकता है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदू ही कर सकता है अडॉप्शन। तो कैसे पता कराओगे कि वो बंदा हिंदू है या नहीं? पहले देखोगे वो हिंदू बाय रिलीजन है या नहीं, तो वो हिंदू हो गया। वो देखोगे वो सिख बाय रिलीजन नहीं है, तो वो भी अडॉप्ट कर सकता है। वो बुद्धिस्ट बाय रिलीजन है, वो भी अडॉप्ट कर सकता है। समझ में आई इस लॉ के अकॉर्डिंग?
यही चेक करोगे ना। फिर आप देखोगे किसको अडॉप्शन में ले सकते हैं, किस बच्चे को, फिर आप चेक करोगे कि उसके दोनों पेरेंट्स क्या हैं, हिंदू हैं या नहीं, तभी तो उस बच्चे को अडॉप्शन में दोगे। इसीलिए ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है। नेक्स्ट है जी, यहां पर इसमें ना एक इन्होंने मिस कर, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट एक डेफिनेट ये है, ये मैंने आपको ये मिस कर दिया, ये पढ़ो जरा आप। एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट हु हैज बीन अबेंडेड बाय बोथ बाय हिज फादर एंड मदर, तो उसको भी हिंदू मान के चल रहे हैं। समझ में आ रही बात या नहीं? ऐसा बच्चा जिसको अबेंडन कर दिया, छोड़ के चले गए, उसके माता पिता छोड़ के चले गए, अबेंडेंड चाइल्ड को, और यहां पर लिखा है उसका ब्रॉटअप कैसे हुआ था, एज अ हिंदू बुद्धिस्ट जैन और सिख, उस बच्चे को क्या मान के चलेंगे, उसका ब्रॉटअप। अब जैसे मान लो मुस्लिम थे दोनों पेरेंट्स, वो छोड़ के चले गए, अब किसी संस्था ने उसको पाला बड़ा किया, और संस्था ने पाला बड़ा किया, उसको पाला अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन एंड कस्टम्स, उस बच्चे को क्या मानिए फिर हम, जिसके दोनों पेरेंट्स छोड़ के चले गए थे और उसका ब्रॉटअप कैसे हुआ था। देन दूसरा, हुज पेरेंटेज इज नॉट नोन, देखो माँ बाप छोड़ के अगर ना भी गए हो, पर माँ बाप का पता ही नहीं है, माँ बाप का पता ही नहीं, गुम गया बच्चा छोटे होते, किसी मेले में गुम गया, अब वो छोटा बच्चा तो नहीं बता पाएगा मेरे माँ बाप कौन है, पेरेंटेज इज नॉट नोन, बोलो या साउंड, अबंडन ना भी क्या, वो क्या मैं गुम गया, रेलवे स्टेशन पे गुम गया मैं, उसको चलाया टीवी पे, नहीं पता चल रहा है इसके पेरेंट्स कौन है। तो जहां पर उसके पेरेंट्स का नहीं पता है और उसका ब्रॉटअप एज अ हिंदू बुद्धिस्ट जैन सिख हुआ है, उस बच्चे को भी हम क्या मान के चलेंगे, हिंदू। आगे बात समझ यहां तक? हाँ जी, ऐसा हुआ है ना, आप YouTube चेक करो, एक लड़का है, वो उसके दोनों पेरेंट्स मुस्लिम थे, वो उसको दरबार साहब छोड़ के गोल्डन टेम्पल, अब आज ही इज द निहंग सिख, ठीक है, वो निहंग सिंह पूरा बाना डालते हैं ना, तो वो निहंग सिख है, उसका ब्रॉटअप एज अ सिख रिलीजन में हुआ है, तो वो खुद कहता है कि मैं मुस्लिम रिलीजन में था, मेरे माँ बाप मुस्लिम थे, बट उसका ब्रॉटअप कैसा हुआ है ना, सिख है ना, तो अब उसको क्या मान के चलेंगे हम, हिंदू या मुस्लिम, हिंदू है वो सिख रिलीजन पे, बट इस लॉ के पर्पज से हम उसको क्या मान के चलेंगे, इस लॉ के लिए उसको ये लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है। जैसे आपने बोला वो है ही मुस्लिम, बेटे है मुस्लिम बट वो बच्चा था ना, अब उसके पेरेंट्स का पता नहीं चल रहा, या तो उसके पेरेंट्स का पता हो और दोनों पेरेंट्स उसके मुस्लिम हो, अब चाहे ब्रॉटअप जैसे मर्जी हुआ हो, फिर हम ब्रॉटअप नहीं देखेंगे, अगर दोनों पेरेंट्स मुस्लिम है फिर हम ब्रॉटअप नहीं देखेंगे, फिर हम चाहे ब्रॉटअप जैसे मर्जी हो, दोनों पेरेंट्स मुस्लिम है तो फिर वो बच्चा मुस्लिम ही रहेगा। आई बात समझ? फिर उसको अडॉप्शन में नहीं दिया जा सकता, ना उसको लिया जा सकता है अडॉप्शन में। आगे बात समझ या नहीं? तो यहां पर हमें पता चलता है कि भाई हिंदू किसे बोलेंगे। अब आप लोग मुझे फटाफट से बता दो कि ये लॉ अप्लाई किसके ऊपर होता है, पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है, इसकी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन है नहीं। इस लॉ की एप्लीकेशन के लिए अब आप बोलोगे सर इस लॉ की एप्लीकेशन के लिए हम पढ़ क्यों रहे हैं कि ये किन लोगों के ऊपर अप्लाई हुआ, क्यों? क्योंकि जब हम अडॉप्शन स्टार्ट करेंगे अभी हम, तो हम देखेंगे अडॉप्शन सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो कौन है, हिंदू है, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हिंदू लोग कौन है। अब मान लो आप कल को लॉयर बनो और कोई एक मुस्लिम आ गया आपके पास, वो बोले सर मैंने अडॉप्शन करनी है, आप बोलो हाँ हाँ हमारे पास है हिंदू मैरिड अडॉप्शन एक्ट, आप कर लो सेक्शन 5, भैया आपको यही नहीं पता कि ये लॉ उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा, तो आप उसको गलत एडवाइस दे दोगे। अगर आप जज बन गए तो आप गलत लॉ लगा दोगे उसके ऊपर, है कि नहीं? तो आपको पता तो होना चाहिए कि कौन है भाई हिंदू, है ना? तो हिंदू कौन है? हु इज हिंदू बाय रिलीजन, हु इज फॉलोअर ऑफ ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, हु इज द वैराशिवा, हु इज द लिंगयार, एंड हु इज द बुद्धिस्ट बाय रिलीजन, जैन बाय रिलीजन, सिख बाय रिलीजन, उसके ऊपर भी ये लॉ अप्लाई होता है, तो वो भी अडॉप्शन कर सकता है इस लॉ के अंदर। एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जू बट हु इज रिजाइडिंग इन इंडिया, हाँ उसके अंदर एक्सेप्शन, अगर वो ये प्रूव कर दे कि मेरे पूर्वजों के ऊपर ये लॉ अप्लाई कभी हुए नहीं, फिर उसके ऊपर हम ये लॉ अप्लाई नहीं करेंगे, उसके ऊपर उनके कस्टम भी अप्लाई करेंगे जो उनके चलते हैं। समझ आई? उसके अलावा कोई भी बच्चा लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, बट जिसके दोनों पेरेंट्स कौन होने चाहिए, अब वो कॉम्बिनेशन अपने बिठा लेना, दोनों पेरेंट्स क्या होने चाहिए, हिंदू होने चाहिए, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, जैन हो, एक हिंदू हो, एक बुद्धिस्ट हो, एक जैन और एक सिख हो, वो आप अपने कॉम्बिनेशन बिठा लेना। फिर एनी चाइल्ड हु लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बट हु वन ऑफ द पेरेंट इज हिंदू, अदर इज नॉन हिंदू, अदर इज दैट मीन नॉन हिंदू मतलब कौन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जू, बट हु हैज बीन ब्रॉट अप अकॉर्डिंग टू द रिलीजन, उसको भी हम क्या मानेंगे, हिंदू। फिर ऐसा चाइल्ड जिसके दोनों पेरेंट्स अबैंडन करके चले गए, उसका ब्रॉटअप कैसे हुआ, हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख और इनके अकॉर्डिंग, उसको भी क्या मान के चलेंगे। जिसकी पेरेंटेज नहीं पता और उसका ब्रॉटअप कैसे हुआ, उसको भी क्या मान के चलेंगे। खत्म हो गई कहानी, समझ में आ गया हमें बच्चा कौन हिंदू है कौन हिंदू, ये भी हमें समझ में आ गया। देन हम देखेंगे जी, ये मैंने आपको हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर पढ़ाया था ना, ये सेक्शन ऐसे ही पढ़ाया था आपको वहां। ये क्या कह रहे हैं एक्सप्रेशन हिंदू, इस लॉ के अंदर जहां पर भी वर्ड हम हिंदू यूज करेंगे
इन एनी पोर्शन ऑफ दिस एक्ट shall be construed, उसको ऐसे मानेंगे as if it include a person who though not Hindu by religion nevertheless he is a person to whom this act applies by virtue of the provision of this section. कहने का मतलब कह रहे हैं कि जब भी हम इस सेक्शन इस एक्ट के अंदर हम वर्ड एक्सप्रेशन हिंदू यूज करेंगे उसको आप ऐसे कॉन्स्टिट्यूट करोगे जैसे कि हिंदू के अंदर वो सारे बंदे आएंगे जो ये लॉ आपको बता रहा है। तो कह रहे हैं हम बार बार नीचे वर्ड जैसे यहां पर लिखा है कि नो अडॉप्शन कैन बी मेड, लिखा है नो अडॉप्शन शैल बी मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट बाय अ हिंदू। यहां पर वर्ड हिंदू ये आ गया ना। अब हिंदू को कैसे कॉन्स्टिट्यूट करोगे? सिर्फ हिंदू को वही मानोगे जो हिंदू बाय रिलीजन है, या हिंदू के अंदर वो सारे लोग इंक्लूड करोगे जो आप पढ़ के आए ऊपर, जैन बुद्धिस्ट सिख बोलो सारे इंक्लूड करोगे? ये सेक्शन 3 यही कह रहा है ये सब सेक्शन 3 ये कह रहा है कि जहां पर भी वर्ड हिंदू आएगा आपने उसको ऐसे कॉन्स्टिट्यूट करना है एज इफ वो बंदे सारे इसमें इंक्लूड हो रहे हैं जो ऊपर प्रोविजन में हम आपको बता के आए हैं। नहीं तो अगर ये अगर यहां ना लिखते ना तो फिर यहां हर एक सेक्शन में उनको पता क्या लिखना पड़ता कि अडॉप्शन शैल बी मेड बाय हिंदू बुद्धिस्ट जैन सिख वैरा शिवा ब्रह्मो प्रार्थना एनी पर्सन, मतलब एक लाइन लिखने के लिए इतना इतना बड़ा लिखना पड़ता हर जगह जहां पर भी वर्ड हिंदू लिखते बोलो। तो उन्होंने बोला छोटे में काम कंप्लीट करो। हम पहले ही आपको बोल के चल रहे हैं, जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि भाई जसलीन एंड अलीना, ठीक है, मैं आपको आज के बाद एक्सप्रेशन जब भी मैं फ्रेंड्स यूज करूंगा तो इसका मतलब आई एम रेफरिंग टू बोथ ऑफ देम, है ना, बार बार नहीं मैं बोलूंगा अलीना और जसलीन। तो ये इस एक्ट का ये सेक्शन का भी यही मतलब है कि जहां पर भी मैं वर्ड हिंदू यूज करूंगा उसका मतलब वो है जो मैं ऊपर आपको बता के आया हूं। मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि हिंदू जैन सिख, बोलो समझ में आई बात या नहीं? ये एक्ट पहले ही आपको ये बता के चल रहा है। देन आप आगे चलिए, ये अब डेफिनेशंस आ गई हैं। डेफिनेशन में कस्टम यूसेज हम नहीं पढ़ेंगे, हाँ हम सीधा यहां से पढ़ेंगे मेंटेनेंस का क्या मतलब है और माइनर कौन होता है, हम ये पढ़ के चलेंगे। हाँ जी बोलो। क्यों नहीं अप्लाई होगा बोलो, बताओ। SC ST वो हिंदू नहीं होते? हिंदू धर्म में तो होते हैं SC ST, मुस्लिम धर्म में तो कभी SC ST होते नहीं, OBC होते नहीं, वहां क्लास डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है मुस्लिम धर्म में। आपको पता कि नहीं पता? सिर्फ हिंदू धर्म में ही SC ST OBC है और सिख धर्म में 2 ही हैं, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है ना क्लास डिस्क्रिमिनेशन ये चला आया है ये हिंदू धर्म में। और आप देखोगे जैसे सिख मजहबी सिख्स हैं तो उनको दलित मानते हैं ना, ऐसे नीचे मानते हैं ना, तो वैसे ही हिंदू धर्म में OBC SC ST मानते हैं। आप देखोगे, मैं आपको बताता हूँ, कई लोगों ने क्या किया, अब जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, कई लोगों ने क्या किया कि कई लोग ना हिंदू धर्म से थे और वो SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट। अब हिंदू धर्म में आज भी टिल डेट, पहले जब भारत आजाद हुआ था तब भी डिस्क्रिमिनेशन होती थी, टिल डेट आज की सोसाइटी में भी उनके साथ क्या होती है, डिस्क्रिमिनेशन होती है। यू कैन रीड द न्यूज़पेपर एंड यू कैन फाइंड मेनी इंसिडेंट्स व्हिच आर हैपनिंग अराउंड द इंडिया। समझ में आई? इन इंडिया नाउ हुआ क्या कि कईयों ने क्या किया कि ना कई क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गए, जैसे पंजाब में बहुत चल रहा है, ठीक है ना, हालेलुया चल रहा है ना, और ऐसे वो खड़ा होता है पास्टर, वो कहता क्या हुआ छू छू छा, और वो ऐसे वो जंप मार मूर के मुंह नीचे गिर जाते हैं, देखा आपने? वो अब वो क्रिश्चियन बन गए, है ना, वो उनको क्रिश्चियन कन्वर्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, यू कैन कन्वर्ट योर रिलीजन। अब एक SC जो हिंदू धर्म का था उसके अंदर उसके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होती थी तो वो बन गया क्रिश्चियन। अब वो अपने आप को SC नहीं बोलता, वो कहता मैं SC नहीं हूं, मैं कौन हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, और क्रिश्चियन में कास्ट नहीं होता। या वो मुस्लिम बन गया तो मुस्लिम में भी कास्ट नहीं होती। अब हुआ क्या, वो बन तो क्या क्रिश्चियन। अब इंडिया में रिजर्वेशन है, आपको पता है, तो उसने बोला कि सर मेरे बच्चे को स्कूल कॉलेज में क्या चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए। सर हम तो क्या है SC कैटेगरी के हैं, ठीक है। अब जब रिजर्वेशन की बात आई तो उन्होंने क्या बोला, हम कौन है, SC कैटेगरी के हैं। जब एजुकेशन जैसे जॉब्स के अंदर बात आई तो क्या बोला, हम SC कैटेगरी। जब इलेक्शन लड़ने की बात आई तो हमने, क्योंकि उनके लिए रिजर्व होती है ना सीट्स, बोलो यस और नो, तो जब ऐसे तो उसने बोला सर हम SC। तो ये चैलेंज हुआ, उन्होंने बोला आप कैसे SC हो गए, आप तो क्रिश्चियन हो, और क्रिश्चियन में SC ST कोई होते नहीं है, तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। उन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने बोला कि सर तो वहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट्स हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सर ये जो SC ST जो ये क्लास डिस्क्रिमिनेशन है सर ये सिर्फ कहाँ होती है, हिंदू एंड सिख धर्म में, इनमें नहीं होती, तो उनको ये रिजर्वेशन का बेनिफिट है। अब आपका क्या क्वेश्चन था, पूछो कि सर उन पे ये लॉ अप्लाई होगा, क्यों नहीं होगा, वो तो हिंदू ही है, आप पूछो। जिसका कोई धर्म ही नहीं है तो बस फिर उसको हम, फिर भी अगर धर्म नहीं फॉलो करता उसमें मैटर नहीं करता, हम देखेंगे उसके दोनों पेरेंट्स कौन थे, हाँ जी, तो उसका अपब्रिंगिंग कैसे हुआ था,
समझ में आई बात या नहीं? वो भगवान को नहीं मानता, किसी धर्म को नहीं मानता, बट हम देखेंगे कि वो हिंदू है या नहीं। कैसे पता चलेगा? उसके दोनों पेरेंट्स कौन थे? हाँ जी, किसी एथीस्ट ने करी हो तो फिर उसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है। उसके लिए तो ये लॉ फिर अप्लाई नहीं होगा। फिर अपब्रिंगिंग, अगर उसके पेरेंट्स का भी नहीं पता, पेरेंटेज नहीं पता, और उसकी अपब्रिंगिंग भी किसी एथीस्ट ने करी हो, ठीक है, उसकी अपब्रिंगिंग हिंदू धर्म के नहीं होगा, एथीस्ट ने करी है किसी ने, तो फिर उसके ऊपर तो ये लॉ अप्लाई नहीं ना करेंगे। फिर हम फिर एथीस्ट वाले लॉ अप्लाई करेंगे जो भी उनके होते हैं, आई डोंट नो। चलो जो भी है, चलें आगे। देखो अब ये है सेक्शन, अच्छा ये भूल गया मैंने बोला था ये हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस और माइनर का मतलब। बताओ क्यों पढ़ेंगे हम मेंटेनेंस? क्योंकि इस लॉ का नाम है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो मेंटेनेंस जब हम पढ़ेंगे आगे जाके, तो मेंटेनेंस जब मिलती है किन किन चीजों के लिए मिलती है यहीं पे बता रखा है। मेंटेनेंस जब मिलेगी, लिखा है इन ऑल केसेस, उसमें क्या क्या मिलेगा मेंटेनेंस के अंदर? प्रोविजन फॉर फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, एजुकेशन, मेडिकल। तो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं है। जब कोर्ट मेंटेनेंस लगाएगी, जैसे किसी फादर के ऊपर मेंटेनेंस लगाई या वाइफ के लिए कोई मेंटेनेंस ग्रांट की गई, तो वाइफ के लिए क्या सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लिए मेंटेनेंस ग्रांट करेगी, या कोर्ट को इन सारी चीजों को ध्यान में रख के मेंटेनेंस ग्रांट करनी है? बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ, लिखो। एजुकेशन ये सबके लिए करनी पड़ेगी ना? समझ में आई बात या नहीं? तो मेंटेनेंस का पता चल गया आपको। देन इन केस ऑफ क्या लिखा है यहाँ पर? अनमैरिड डॉटर के केस में तो रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ इंस्टेंट टू हर मैरिज का भी खर्चा देखना पड़ेगा। अनमैरिड डॉटर के लिए अगर मेंटेनेंस मिलेगी तो उसके मैरिज का भी खर्चा ध्यान में रखकर मेंटेनेंस ग्रांट की जाएगी। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि सर एक सन, एक डॉटर जो माइनर है, 18 साल से नीचे है, क्या अपने फादर से मेंटेनेंस ले सकता है या नहीं? तो हम देखेंगे ले सकता है। ठीक है, क्या एक वाइफ मेंटेनेंस ले सकती है? हाँ माँ में ले सकती है। क्या एक वाइफ अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस ले सकती है अगर उसके पति की डेथ हो गई? वैसे तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पति की है, बट उसकी डेथ हो गई तो क्या फादर इन लॉ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बट वो वहीं से मेंटेनेंस देगा जो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा था ना, उसके बेटे का। समझ में आई? अपने से नहीं देगा। जो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में हिस्सा था उसके बेटे का, उसमें से ही अपनी बहू को क्या देगा? मेंटेनेंस। तो जब हम ये पढ़ेंगे तो मेंटेनेंस के अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या प्रोविजंस कोर्ट ध्यान में रखेगी, इन सबको मिलाकर कितनी सफिशिएंट मेंटेनेंस मिलनी चाहिए, उतनी मेंटेनेंस ग्रांट करेगी कोर्ट। आई बात समझ? अनमैरिड डॉटर के लिए और भी एक एक्स्ट्रा चीज होगी, कौन सा? मैरिज रिलेटेड एक्सपेंसेस। देन माइनर किसको बोल रहे हैं बताओ जरा? अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज एज ऑफ। तो अडॉप्शन में अगर देना है किसी को, अडॉप्शन में देना है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए? देखो ये जो 18 साल से कम है ना, ये जब हम मेंटेनेंस पढ़ेंगे वहां पर तो ठीक है कि 18 साल से कम में मेंटेनेंस ले सकता है, बट अभी हम जब अडॉप्शन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे 15 साल से कम होनी चाहिए उसकी। कितनी होनी चाहिए? 15 साल या 15 साल से ऊपर उसकी अडॉप्शन नहीं हो सकती। समझ में आई बात या नहीं? वो तो अब 15 साल से बड़ा बड़ा हो गया ना बच्चा, वो बोलो या सर। तो हमारा लॉ कहता है कि अगर अडॉप्शन होनी है तो बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए? 15 या 15 साल से कम होनी चाहिए, उसी को अडॉप्शन में दिया। क्या एक मैरिड पर्सन को अडॉप्शन में दिया जा सकता है? बोलो। ठीक है, तो जैसे आई एम मैरिड, तो मेरे को अडॉप्शन में ले ले कोई? ऐसे ले सकता है मेरे को अडॉप्शन में कोई? नहीं। अगर कोई ले ले, आई एम रेडी। देखो अभी हम पढ़ेंगे, ये लॉ पढ़ेंगे हम, तो वी विल सी जनरल रूल तो यही है कि 15 साल से ऊपर के किसी की भी व्यक्ति की अडॉप्शन नहीं हो सकती, और मैरिड बनने की भी अडॉप्शन नहीं हो सकती। आई बात समझ? पर एक्सेप्शन है, अगर कस्टम अलाउ करता है, अगर कस्टम उन पार्टीज का जो अडॉप्शन में ले रहे हैं और जो ये अडॉप्शन में बंदा जा रहा है, अगर इनका कस्टम अलाउ करता है कि मैरिड पर्सन की भी अडॉप्शन इनके कस्टम में अलाउ होती है, तो फिर मैरिड पर्सन की भी अडॉप्शन हो सकती है। 15 साल से ऊपर है, 15 साल के ऊपर वाले बंदे की भी अडॉप्शन हो सकती है, पर ये जनरल रूल नहीं है। ये अगर उन पार्टीज का कस्टम अलाउ करता है तब है, अदरवाइज जनरल। अब ऐसा कोई कस्टम मुझे नहीं लगता कि पंजाब में ऐसा कोई कस्टम हमें मिल जाएगा, या इंडिया में होंगे, आई एम नॉट वेरी श्योर कि ऐसा कस्टम सर किसी कम्युनिटी में बता दो तो सर्च कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना कि मैरिड कपल की जो मैरिड पर्सन की अडॉप्शन किसी कम्युनिटी में होती है, गूगल में आ जाएगा अभी। ठीक है, तो देख लेना, तो उनके लिए फिर अलाउड है, बट जनरल रूल ये है कि उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 15 साल से 15 साल या 15 साल से कम होनी चाहिए। इज दैट फाइन? बोलो यस और नो। ठीक है, वो अभी हम पढ़ेंगे, सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन।
अभी वो छोटा है ना, तो उसका अपब्रिंगिंग हो किसने किया होगा, किसी ने मिल गया किसी को वहीं पे, हाँ तो वो मिल गया, उसको ले गए वहां से। वैसे तो ये ऑफेंस है कि वो ले जाएं, तो वो तो पहले पुलिस स्टेशन को ही रिपोर्ट करना चाहिए था। आप उसको ऐसे ले जाओ तो वो किडनैपिंग भी बन सकता है ना। अडॉप्शन के लिए हमारे पास इंडिया में एक अथॉरिटी है जिसको हम CARA बोलते हैं, सेंट्रल अडॉप्शन एंड रिसोर्स अथॉरिटी, कारा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम। तो वो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे उसके थ्रू ही अडॉप्शन होती हैं सारी, ठीक है। जैसे बाहर फॉरेन कपल्स भी इंडिया में अडॉप्शन करने आते हैं तो उसके लिए नोडल एजेंसी CARA है हमारे पास, सेंट्रल अडॉप्शन एंड, देखना फुल फॉर्म क्या है कारा की, CARA, कारा की क्या अडॉप्शन है, गूगल पे चेक करो एक बार, सेंट्रल अडॉप्शन एंड रिसोर्स अथॉरिटी है, कुछ ऐसे ही है। चलो तब तक ये देखो क्या लिखा है यहाँ पर। अब सेक्शन 10 क्या कहता है, पर्सन हु मे बी, सही बोला मैंने, स्टैंडर्ड अडॉप्शन एंड रिसोर्स अथॉरिटी। तो यहाँ लिखा है पर्सन हु मे बी, क्या लिखा है यहाँ पर, सेक्शन 10 हमें बताएगा कि किसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ, लिखा है कि ही और शी हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ, तो 15 साल से कम होना चाहिए, उसी को अडॉप्ट कर सकते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। बट आगे क्या लिखा है, अनलेस देयर इज अ custom or usage applicable to the parties which permits persons who have completed the age of 15 years being taken in, फिर हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। फिर मैरिड का भी पढ़ लो, he or she has not been married, उसकी अडॉप्शन हो सकती है, मैरिड की नहीं हो सकती। पर लगा है unless there is a custom or usage applicable to the parties which permits persons who are married being taken in, अगर उनका कस्टम अलाउ करता है तो वो मैरिड पर्सन की भी क्या हो सकती है, अडॉप्शन हो सकती है। ऐसे करते हैं ना वो, जैसे 15 साल से ऊपर हो गई या मैरिज भी हो गई, तो कनाडा कोई रिश्तेदार रहता है उनका और वो PR है, कनाडा रिश्तेदार रहता है ना, वो कहते हैं हमारे बेटे को क्या कर लो आप, अडॉप्ट कर लो। तो उसको अडॉप्ट कर लिया, वहाँ पर उसको क्या मिल गई, PR, और उसके बाद धीरे धीरे उसके जो अपने बायोलॉजिकल फादर हैं, कौन इतना देख रहा है वहाँ बैठ के 2-3 साल बाद, उनको क्या बुला लो, उनको भी बुला लो। आई बात समझ या नहीं, ये सारी कहानी ऐसे चलती हैं। तो ये अब हम देखो पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारी डेफिनेशन हो गई। ये सेक्शन 4 ओवरराइडिंग इफेक्ट है, ये इसमें मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है, इसमें ये हमारे इतने काम का नहीं है, बट जस्ट एक ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। ओवरव्यू ये है, ये कह रहा है एनी टेक्स्ट, रूल, इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ और एनी कस्टम, कह रहा है अगर कोई हिंदू कस्टम पहले इंडिया में चल रहा था, क्योंकि ये लॉ कब आया 1956 में, उससे पहले क्या अडॉप्शन नहीं होती थी इंडिया में, होती थी ना, कैसे होती होंगी, कोई लॉ तो है नहीं, कैसे होती होंगी, कस्टम्स के अकॉर्डिंग कैसे होती होंगी, हिंदू स्क्रिप्चर्स जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उसके अकॉर्डिंग होती होंगी अडॉप्शन। तो उसके अकॉर्डिंग तो पहले तो जो अडॉप्शन होती थी सिर्फ एक मेल हिंदू कर सकता था, फीमेल के पास तो राइट ही नहीं था अडॉप्शन करने का। पहले जो है सिर्फ सन की अडॉप्शन होती थी, एक फीमेल की अडॉप्शन नहीं होती थी, लड़की की अडॉप्शन नहीं कर सकते थे, किसकी करते थे, सिर्फ सन की करते थे, क्योंकि सन अग्नि देगा, आगे कुल चलेगी, वो सारे कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर हैं। पिता की अग्नि को कौन, वो चिता को कौन आग लगाता है, सन लगाएगा, ये जो सारे कॉन्सेप्ट है हमारे स्क्रिप्चर चले आ रहे हैं। तो पहले हमारे कस्टम्स में सिर्फ एक लड़के की अडॉप्शन होती थी, लड़की की अडॉप्शन नहीं होती थी। सिमिलरली पहले हो सकता है कि हमारे कस्टम्स के अकॉर्डिंग 15 साल से ज्यादा के बच्चों की अडॉप्शन हो जाती हो, आई एम नॉट वेरी श्योर, कस्टम्स के अंदर हो जाती हो। तो ये कह रहा है सेक्शन 4, कह रहा है कि अगर कोई टेक्स्ट, कोई रूल, कोई कस्टम इंडिया में एप्लीकेबल था, कब लिखा है, इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब 1956 से पहले, इस लॉ की कमेंसमेंट से पहले कोई कस्टम, कोई रूल लागू था, और वो रूल जो था वो विद रिगार्ड टू क्या था, अडॉप्शंस के रिगार्डिंग या मेंटेनेंस के रिगार्डिंग था। अब तो ये लॉ आ गया है ना, और उन रूल्स में और इसमें दोनों में कन्फ्लिक्ट है आपस में। जैसे कन्फ्लिक्ट क्या है, जैसे ये कह रहा है कि फीमेल की अडॉप्शन कर लो, हम पढ़ेंगे, ये कह रहा है 15 साल के बंदे की अडॉप्शन नहीं होनी चाहिए। मान लो वो कस्टम्स पहले जो थे वो कह रहे थे 15 साल से ज्यादा की भी अडॉप्शन हो सकती है। अब दोनों में क्या है, कन्फ्लिक्ट है ना, तो फिर किसकी बात सुनोगे आप। ये कह रहे हैं वो कस्टम सारे जो चल रहे थे, जो रूल चले थे, शेल सीज, क्या हो जाएंगे, वो सारे सीज हो जाएंगे, टू हैव इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखा है, एनी मैटर फॉर विच प्रोविजन इज मेड इन। तो ये कहने का मतलब सारे कस्टम क्या हो जाएंगे, सीज हो जाएंगे। पर ध्यान सुनना मेरी बात, सारे कस्टम सीज नहीं होंगे, क्योंकि ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखा है वो वाले कस्टम सीज होंगे विद रिस्पेक्ट टू विच अ प्रोविजन हैज बीन मेड इन दिस एक्ट। कहने का मतलब अब अडॉप्शन के रिगार्डिंग बहुत सारे कस्टम्स होंगे, ये कह रहे हैं सारे कस्टम नहीं सीज होंगे, कह रहे हैं जो जिस चीज के लिए इस एक्ट के अंदर प्रोविजन बन चुकी है जिसके लिए उन चीजों के लिए वो सारे कस्टम क्या हो गए, सीज हो गए। बट जिस चीज के लिए इस लॉ के अंदर कुछ बात ही नहीं कही गई, मान लो कई चीजों के ऊपर ये लॉ साइलेंट भी हो सकता है, कई चीजों को ये कवर ना भी करता हो, कुछ प्रोविजन ना भी हो,
और फिर वहां पर अगर हमें कोई डाउट आ जाए फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर हम कस्टम्स को जाके देखेंगे। तो सारे कस्टम्स अभी बंद नहीं हुए हैं। जैसे अभी मैं अगर ये ऐसा ना करते ना, चलो ये पॉइंट समझ में आया, बोलो यस और नो, ये पॉइंट समझ में। ये लाइन क्या कह रही है, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, इसका क्या मतलब है, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। कह रहे देखो जनरल रूल तो ये है कि इस एक्ट के अंदर जिन जिन चीजों के लिए प्रोविजन बना दी गई है, जैसे क्या प्रोविजन बनाई है कि भाई कौन बंदा किसको आप अडॉप्ट कर सकते हो, कौन अडॉप्ट कर सकता है, फीमेल अडॉप्ट कर सकती है, पहले नहीं कर सकती अब कर सकती है। तो जिन जिन चीजों के लिए इस एक्ट के अंदर प्रोविजन बना दी गई है उन चीजों के लिए सारे कस्टम क्या हो गए, सीज हो गए। पर ऊपर लाइन लिख रहे हैं सेव छोड़कर, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। अगर इस एक्ट के अंदर कहीं लिख दिया है कि भाई चाहे इस एक्ट के अंदर प्रोविजन बन गई है बट फिर भी कस्टम प्रिवेल करेगा, फिर भी क्या प्रिवेल करेगा, तो चाहे इस एक्ट के अंदर वो प्रोविजन बनी भी हुई है फिर भी हम किसको मान के चलेंगे। अब आप बोलोगे सर ऐसी एग्जांपल आपके सामने ही है सेक्शन 10 में, देखो लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा है कि मैरिड कपल की अडॉप्शन नहीं हो सकती, फिर आगे क्या लिख दिया, अनलेस कस्टम, लिख दिया ना। तो ऊपर हमें कह रहे हैं कस्टम की बात नहीं सुननी जिसके लिए प्रोविजन बन चुकी है, तो प्रोविजन बन चुकी है, मैरिड कपल की अडॉप्शन नहीं हो सकती। फिर आगे लिख भी दिया कि अनलेस कस्टम अलाउस, तो वहां पर उन्होंने लिख दिया कि जहां जहां इस एक्ट के अंदर लिख दिया कि कस्टम की बात सुननी है वहां पर कस्टम की बात सुन लेनी है। अदरवाइज जहां पर नहीं लिखा कुछ वहां पर कस्टम की बात फिर हमें किसकी बात सुननी है, इस लॉ की बात सुननी है। आई बात समझ या नहीं, ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो अब हम चलते हैं आगे सेक्शन 5, सेक्शन 5 करते हैं, देन सेक्शन 6, सेक्शन 7, ये सारे हम 1 बाय 1 कवर करेंगे, ठीक है। अब देखो अडॉप्शन सेक्शन 5 जो है वो डील करता है कि अडॉप्शन जो है वो कैसे होनी चाहिए, ठीक है, हाउ अडॉप्शन शुड बी मेड। चलो ये आप ऐसे करो, मैं आपको एक चार्ट सा बना देता हूं, आपके माइंड में एक फ्रेमवर्क बन जाएगा, आपके माइंड में एक फ्रेमवर्क बन जाएगा। सेक्शन 5 जो हम पढ़ेंगे ये हमें बताता है हाउ अडॉप्शन शुड बी डन, अडॉप्शन कैसे की जानी चाहिए, बताओ कैसे की जानी चाहिए। हाँ जो आप बोल रहे हो ना उसको आप ये बोलो कि सर अडॉप्शन की जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ, जो आपने बोला ना वो हिंदू होना चाहिए, तो इसका मतलब वो प्रोविजन इसी में लिखी हुई है। तो सेक्शन 5 कहता है अडॉप्शन कैसे करनी है, इस एक्ट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग करनी है। अगर तो आपने इस एक्ट की प्रोविजन के अकॉर्डिंग अडॉप्शन करी फिर हम उस अडॉप्शन को क्या मान के चलेंगे। अगर आपने इस एक्ट की प्रोविजंस को नहीं माना, जैसे मान लो आपने 15 साल से कस्टम अप्लाई कर नहीं रहा था, 15 साल से ऊपर वाले बच्चे की आपने अडॉप्शन कर ली, तो क्या अडॉप्शन वैलिड होगी, वो क्या हो जाएगी, वो मान लो वो बच्चा हिंदू नहीं था तो आपने अडॉप्शन कर ली, क्या वो अडॉप्शन वैलिड होगी, नहीं, वो अडॉप्शन क्या हो जाएगी। तो ये सेक्शन हमें 5 यही बताता है, कह रहा है कि अडॉप्शन कैसे करनी है, क्या कैसे करनी है बताओ, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ, ठीक है। फिर सेक्शन 6 हमें बताता है व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स, प्रीरिक्विजिट्स का क्या मतलब होता है, एनी वन ऑफ यू, प्रीरिक्विजिट्स का मतलब रिक्वायरमेंट्स, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ वैलिड अडॉप्शन, वैलिड अडॉप्शन की प्रीरिक्विजिट्स कौन सी हैं, तो कौन सी हैं वो हमें बताता है। देखो कह रहा है सेक्शन 7 है, सेक्शन 8 है, सेक्शन 9 है, सेक्शन 10 है हमारे पास, सेक्शन 11 है। देखो ये आपको सारे सेक्शन याद हो जाने चाहिए। सेक्शन 5 बताता है कि अडॉप्शन कैसे करनी है, कहता है इस लॉ के अकॉर्डिंग करनी है। सेक्शन 6 फिर हमें बताता है कि अडॉप्शन करने के लिए कौन कौन सी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर वो हमें बताएगा कौन कौन सी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। फिर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स वो हमें बताएगा, सबसे पहले बताएगा कि हु कैन अडॉप्ट, क्या बताएगा, हु कैन अडॉप्ट, बताएगा कि अडॉप्ट कौन कर सकता है, उसमें हमें बताएगा कि जो अडॉप्ट कर सकता है वो हिंदू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फिर वो मेजर होना चाहिए, क्या होना चाहिए। आप मुझे बताओ एक माइनर कह सकता है कि मैं अडॉप्शन करना चाहता हूं, आप बताओ, मतलब इलॉजिकल नहीं है, खुद माइनर और क्या कह रहा है कि मैं अडॉप्शन करना चाहता हूं। तो लॉजिक, लॉ इज द प्योर लॉजिक। पहली बात वो ये बताओ, ये हमें बताएगा व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, तो हमें बताएगा सबसे पहली रिक्वायरमेंट हु कैन अडॉप्ट, तो सेक्शन 7 हमें क्या बताएगा, हु कैन अडॉप्ट, हु कैन अडॉप्ट। तो हु कैन अडॉप्ट में वो बताएगा कि मेल, मेल कैन अडॉप्ट, ठीक है,
मेल की बात करेगा। सेक्शन 8 क्या बताएगा, अ फीमेल कैन अडॉप्ट, क्या बताएगा, एक फीमेल कैन अडॉप्ट। तो हु कैन अडॉप्ट में दो सेक्शन है हमारे पास, कौन से सेक्शन है, 7 एंड 8। हाँ देखो यहाँ पर वर्ड मेल और फीमेल ही यूज हो रहा है, तो उनके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कह सकते हो आप, क्योंकि ट्रांसजेंडर अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आई एम नॉट वेरी श्योर, आई एम नॉट वेरी श्योर। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक है। ट्रांसजेंडर इज अ थर्ड जेंडर, आपको पता ही है, नालसा एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बट द वर्ड यूज्ड बाय दिस एक्ट इज व्हाट, मेल एंड अ फीमेल, मेल और फीमेल यूज हो रहा है ना। तो चलो उसके ऊपर अभी आई विल गिव यू द आंसर टुमारो, ठीक है, इसके ऊपर आई विल टुमारो गिव यू द आंसर। बट फर्स्ट इज कि हु कैन अडॉप्ट में अ मेल कैन अडॉप्ट एंड अ फीमेल कैन, कौन सा सेक्शन हमारा, सेक्शन 7 एंड देन हु कैन गिव इन अडॉप्शन, हु कैन गिव, कौन दे सकता है, कौन ले सकता है, सेक्शन 7 एंड 8। कौन दे सकता है अडॉप्शन में, क्योंकि देना भी तो कोई अडॉप्ट कर रहा है तो कोई दे ही रहा होगा, बोलो यस और नो। तो हु कैन गिव इन अडॉप्शन, कौन दे सकता है अडॉप्शन में, तो सेक्शन 9। देन सेक्शन 10 में हमारे को पता लेगा हु कैन बी अडॉप्टेड, किसको अडॉप्ट कर सकते हैं, हु कैन बी अडॉप्टेड, सेक्शन 10 में कौन, हु कैन बी अडॉप्टेड, किसको अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेक्शन 11 में रिक्वायरमेंट्स कुछ हैं एक्स्ट्रा, ये पूरी होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, ये हम सेक्शन 11 में देखेंगे। बताओ ये ब्रॉड फ्रेमवर्क बन गया आपके माइंड में, जल्दी से बताओ फटाफट से। वी हैव टू डू करंट अफेयर्स ऑल्सो, एडॉप्शन भी कंप्लीट करना है, हो गया, पढ़ें स्टार्ट करें, बोलो, फ्रेमवर्क बन गया माइंड में। सेक्शन 4 तक हमने कर लिया था, अब हम कौन सा करेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 में रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स हैं, दैट वी विल सी। नाउ लेट्स सी सेक्शन 5 लिखा है, सेक्शन 5 कह रहा है नो अडॉप्शन शैल बी मेड, नो अडॉप्शन शैल बी मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो कह रहा है इस एक्ट की कमेंसमेंट के बाद, मतलब 1956, जब ये एप्लीकेबल 21 सितंबर 1956, उसके बाद कोई अडॉप्शन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता बाय अ हिंदू एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन कंटेन्ड इन दिस चैप्टर। अगर करनी है तो इसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग करनी है, अगर इसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं करोगे तो आगे लिखा हुआ है कॉन्सिक्वेंस, एनी अडॉप्शन मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द सेड प्रोविजन शैल बी, क्या लिखा है, वो अडॉप्शन क्या हो जाएगी। इसका मतलब 1956 से पहले जो अडॉप्शन हुई उनमें इनकी इसको, जब ये लॉ पैदा ही नहीं हुआ तो फिर इस लॉ की प्रोविजन को फॉलो करने की बात ही नहीं आती। फिर तो चाहे मैरिड कपल्स को अडॉप्ट कर लो, चाहे 15 साल से ऊपर वाले को अडॉप्ट कर लो। इस एक्ट से पहले अडॉप्शन हुई है 1956 से पहले, चाहे वो मैरिड कपल था, चाहे कपल कह रहा हूं सॉरी, मैरिड पर्सन था, चाहे 15 साल से ज्यादा था, वो वैलिड ही रहेगी, चाहे ये लॉ एप्लीकेबल। देखो मान लो एक बंदे ने 1955 में अडॉप्शन करी, ये लॉ 1956 में आ गया अगले साल, अब जो उसने अडॉप्शन करी है इस लॉ के आने के बाद क्या वो अवॉइड हो जाएगी, नहीं, वो अडॉप्शन क्या रहेगी, क्योंकि वो अडॉप्शन इस लॉ के आने से पहले हुई थी। ये अडॉप्शन आने के बाद अगर किसी ने अडॉप्शन करी है तो उसको स्ट्रिक्टली इस लॉ के अकॉर्डिंग ही अडॉप्शन करनी पड़ेगी। अगर उसने इस लॉ के अकॉर्डिंग अडॉप्शन नहीं करी तो वो अडॉप्शन क्या मानेंगे हम, वो वैलिड नहीं है, वो वैलिड नहीं है। तो अगर वो अडॉप्शन वॉइड हो जाएगी तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, फिर कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, देखो अगर इस लॉ की प्रोविजंस को फॉलो करा नहीं आपने, अडॉप्शन कर ली तो वो अडॉप्शन वॉइड है, बट फिर वॉइड अडॉप्शन के कॉन्सिक्वेंस क्या है, अडॉप्शन कर ली कॉन्सिक्वेंस क्या है, यस वेरी गुड, जब अडॉप्शन ही वॉइड है तो दो कॉन्सिक्वेंस होंगे, नो राइट्स विल बी क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ द अडॉप्टेड चाइल्ड, ठीक है, तो उसके फेवर में कोई राइट भी नहीं क्रिएट होगा इन द अडॉप्टिव फैमिली। जैसे सपोज करो एक्स फैमिली एंड वाई फैमिली, एक्स फैमिली ने अडॉप्ट करा, ठीक है, और अब वाई फैमिली सपोज करो मुस्लिम फैमिली, और बच्चा वो कौन है, मुस्लिम है, तो अडॉप्शन तो नहीं हो सकती ना, इस लॉ के अकॉर्डिंग वो हिंदू होना चाहिए। कैसे आप देखो जरा यहाँ पर सेक्शन 10 में भी लिखा हुआ है हु कैन बी अडॉप्टेड, तो क्या लिखा है, हु कैन बी अडॉप्टेड लिखा है, नो पर्सन शैल बी कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन अडॉप्शन अनलेस द फॉलोइंग कंडीशन, पहली कंडीशन ही क्या है, ही और शी मस्ट बी अ, लिखा है ना, तो उन्होंने मुस्लिम फैमिली में से अडॉप्ट कर लिया, तो इस लॉ की प्रोविजंस को क्या कर दिया, वायलेट कर दिया, तो वो वॉइड हो गया। अब एक्स फैमिली अडॉप्ट कर रही थी, वाई फैमिली अडॉप्शन में दे रही थी, तो वॉइड अडॉप्शन है, तो वॉइड अडॉप्शन का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि एक्स फैमिली जो अडॉप्टिव फैमिली है उसके अंदर उस बच्चे के कोई राइट्स क्रिएट
और जो वाई फैमिली थी जिन्होंने अडॉप्शन में, उस फैमिली के अंदर उसके कोई राइट डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, जो उसके राइट उस फैमिली में थे वो बरकरार रहेंगे, और जो अडॉप्टिव फैमिली थी उसके अंदर कोई नए राइट्स क्रिएट। देखो जब वैलिड अडॉप्शन होती है ना, इट इज लाइक अ ट्रांसप्लांट। प्लांट को एक जगह से ट्रांसप्लांट करके लगाते हैं ना, छोटे प्लांट को यहां से निकाल के वहां लगाते हैं ना, तो अडॉप्शन भी ऐसी है, एक बच्चे को यहां से उठा के यहां दे दिया, तो जब नई जगह ट्रांसप्लांट करोगे तो वहीं पे उसको सारी चीजें मिलेंगे ना एक प्लांट को। तो सिमिलरली एक अडॉप्शन में भी ऐसा ही होता है। अगर एक वैलिड अडॉप्शन है तो उस वैलिड अडॉप्शन में जो अडॉप्टिव फैमिली है, उस अडॉप्टिव फैमिली में उस बच्चे के सारे राइट्स हैं। जैसे एक नेचुरल बच्चे के राइट होते हैं ना, वैसे ही एक अडॉप्टिव बच्चे के सारे राइट्स हैं। प्रॉपर्टी के अंदर राइट्स हैं, मेंटेनेंस का राइट है, सक्सेशन का राइट है, सारे राइट्स हैं उसके पास। तो वैलिड अडॉप्शन में उसके सारे राइट्स अडॉप्टिव फैमिली में बन जाते हैं, और जो उसकी नेचुरल बायोलॉजिकल फैमिली है उसमें सारे राइट्स उसके खत्म। ऐसा नहीं है कि वहां पर भी प्रॉपर्टी के राइट और यहां पर भी तू भी मेंटेनेंस दे, तू भी मेंटेनेंस दे, तू भी प्रॉपर्टी दे, तू भी प्रॉपर्टी दे, ऐसा नहीं हो सकता। आगे बात समझ या नहीं? ये हमने पढ़ा कि वर्ड अडॉप्शन के क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं, ये आपने पढ़ लिया। पढ़ लीजिए फिर क्या है एक बार। ना फैमिली के राइट्स है ना ही बच्चे के राइट है कोई। पढ़ लो। एन अडॉप्शन विच इज वॉइड शेल नीदर क्रिएट एनी राइट्स। कहां पर राइटिंग क्रिएट हुए? इन द अडॉप्टिव फैमिली। किसके फेवर में राइटिंग क्रिएट हुए? इन द फेवर ऑफ एनी पर्सन विच ही और कुड हैव एक्वायर्ड, जो उसको मिलते, पर अगर वैलिड अडॉप्शन होती तो उसको मिलते, एक्सेप्ट बाय रीजन ऑफ द अडॉप्शन। तो अडॉप्शन की वजह से जो राइट्स मिलते हैं उसको कोई राइट नहीं मिलेंगे। नॉर डिस्ट्रॉय द राइट्स ऑफ एनी पर्सन इन द फैमिली ऑफ हिज और हर बर्थ। तो बर्थ मतलब बायोलॉजिकल फैमिली में कोई राइट डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। आगे बात समझ? थोड़ा ऐसे एक्सप्रेशन दिया करो, ऐसे कंफ्यूज वाला एक्सप्रेशन तो देते हो, मुझे समझ नहीं आता, कि आप समझ में आया आपको नहीं, ठीक है? थोड़ा ऐसे कर दिया करो कि सर समझ आ गया। क्यों भाई, आ गया बात समझ? ठीक है, बोरिंग तो नहीं हो गया ज़्यादा? है करंट अफेयर्स करना है अभी कि अभी रुक के करना है? रुक के। तो ये पॉइंट हमें समझ में आ गया जी, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि वॉइड अडॉप्शन के क्या कॉन्सिक्वेंस है, ये तो आप समझ गए हो। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा है भी, इस एक्ट के आने के बाद कोई भी अडॉप्शन हिंदू के द्वारा बाय अ हिंदू या टू अ हिंदू, लिखा है ना, बाय हिंदू और टू अ हिंदू, नहीं हो सकती एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब इस प्रोविजन फॉलो करनी पड़ेगी। बाय हिंदू तो समझ में आ गई भाई, मैं अडॉप्शन कर रहा हूं, मैं हिंदू हूं, तो मैं अगर अडॉप्शन कर रहा हूं बाय अडॉप्शन बाय अ हिंदू मैं कर रहा हूं, तो मुझे इस एक्ट की प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो वैलिड अडॉप्शन मानी जाएगी। अगर फ्रॉम हिंदू लिखते फिर भी हम समझ जाते भाई, फ्रॉम हिंदू मतलब जिससे हमने अडॉप्शन की है उसको भी इस एक्ट की सारी कंडीशन फॉलो करनी। बट फ्रॉम नहीं लिख रहे वर्ड, क्या लिख रहे हैं वर्ड? टू अ हिंदू। टू का क्या मतलब है? नो अडॉप्शन टू अ हिंदू। किसको दी अडॉप्शन? हमने मैंने अडॉप्शन करी, अडॉप्शन करके उसको दे दी टू अ हिंदू, तू ले ले। देखो एक बात याद रखना कि अगर मैंने अडॉप्शन करी है, आई एम हिंदू, आई हैव अडॉप्टेड अ चाइल्ड, आई कैन नॉट गिव दैट चाइल्ड अगेन इन अडॉप्शन। मैं नहीं दे सकता उसके बाद। हाँ मेरी एग्जांपल चेंज कर दी गुरलीन ने, क्योंकि उसकी डेथ करवानी थी ना, तो उसकी क्या हो जाए, डेथ हो जाए, तो उसका कोई नहीं आगे पीछे, फिर कोई भी आगे पीछे नहीं है, फिर तो ऑब्वियसली फिर उसको कहाँ देंगे फिर। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने अडॉप्ट करा, क्या वो आगे खुद दे सकते हैं अडॉप्शन में? नहीं, उसको नहीं अडॉप्शन में दे सकते आप, फिर तो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा सारा। ऐसे तो मान लो कि मैंने अडॉप्शन करी, मुझे बच्चा नहीं पसंद आया, मैं कह रहने दे यार, चल आगे भेज, मैं कहा आगे आगे भेजे, कोई दूसरा वाला देखेंगे, है ना? ऐसे ऐसे नहीं हो सकता। और मैं आपको बताऊं, वंस अ वैलिड अडॉप्शन इज मेड, उसको जिसने अडॉप्शन करी वो भी खत्म नहीं कर सकते, उसको रिवोक नहीं कर सकते आप। एक बार वैलिड अडॉप्शन हो गई, इट इज वंस एंड फाइनल। ना तो जिसने अडॉप्ट करा वो उसको रिवोक कर सकता है, ना जिसने अडॉप्शन में दिया है ना वो उसको कैंसिल कर सकता है, और जिसकी अडॉप्शन नहीं वो भी नहीं कह सकता कि मैं नहीं बन रहा। ये लिखा हुआ है, एक बार देखो आप सेक्शन, एक बार सेक्शन नंबर आप देखो, देखो 15, वैलिड अडॉप्शन नॉट टू बी कैंसल्ड। पढ़ो जरा एक बार। नो अडॉप्शन विच हैज बीन वैलिडली मेड कैन बी कैंसल्ड बाय द अडॉप्टिव फादर और मदर। तो जिन्होंने लिया है वो नहीं कर सकते। एनी अदर पर्सन
मतलब जिन्होंने दिया है वो भी नहीं कर सकते। नॉर कैन द अडॉप्टेड चाइल्ड रिनाउंस, वो भी नहीं कह सकता कि नहीं तुम मेरे माता पिता नहीं हो। रिनाउंस हिज और हर स्टेटड एज सच एंड रिटर्न टू द फैमिली ऑफ हिज और हर, नहीं, एक बार हो गई वैलिड है। ऐसे तो नहीं तो मान लो कि बच्चा अडॉप्ट किया, वो कहना नहीं मानता, अरे बड़ा ढीठ बच्चा है यार, कैंसिल करो अडॉप्शन, हमें नहीं करे, कैंसिल नहीं हो सकती, आगे भी नहीं दे सकते आप। कैसे पता चलता आगे नहीं दे सकते? कहाँ लिखा आगे नहीं दे सकते? यहाँ तो लिखा कैंसिल नहीं हो सकती, ठीक है कैंसिल नहीं हो सकती, तो वो दूसरा रास्ता अपना ले, वो कैंसिल नहीं हो सकती आगे दे देता हूँ। कहाँ लिखा है कि आगे नहीं दे सकते? ये पढ़ो जरा, सेक्शन 10 पढ़ो जरा एक बार। ये क्या लिखा है? नो पर्सन शैल बी केपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन, लिखा है नेमली इफ ही और शी हैज नॉट ऑलरेडी बीन, तो भाई अनलेस, मतलब ये कंडीशन पूरी होंगी उसी को अडॉप्शन कर सकते हैं। देखो लिखा हुआ है नो पर्सन शैल बी केपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन अनलेस दीज कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तो मतलब अगर वो हिंदू है तभी अडॉप्शन हो सकती है, अगर उसकी ऑलरेडी अडॉप्शन नहीं हो रखी तभी उसकी अडॉप्शन हो रखी है। इसका मतलब मान लो उसकी ऑलरेडी अडॉप्शन हो रखी है, तो क्या आप उसको अडॉप्शन में दे सकते हो? नहीं दे रखे, यहीं से पता चलता है। आगे बात समझ या नहीं आगे? बोलो फटाफट से जल्दी, यस और नो। तो ये भी पॉइंट समझ में आ गया जी हमें। तो वॉइड अडॉप्शन के कॉन्सिक्वेंस पता चल गया हमें। वैलिड अडॉप्शन हो गई तो उसका पता चला कैंसिल नहीं हो सकती वो। एक बार आप वैलिड जो अडॉप्शन है, मैंने बोला था सारे राइट्स मिलेंगे, तो एक बार वो भी पढ़ लो आप। वैलिड अडॉप्शन के कॉन्सिक्वेंस सेक्शन एक बार 14 पढ़ो जरा। देखो नहीं 14 नहीं, ये वाला 12, ये पढ़ो प्लीज 12। इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन के क्या इफेक्ट होंगे बताओ? एक वैलिड अडॉप्शन है उसके क्या इफेक्ट होंगे? क्या इफेक्ट होंगे? एडॉप्टिव फैमिली में सारे राइट्स क्रिएट हो जाएंगे, बायोलॉजिकल फैमिली में सारे खत्म हो जाएंगे। पढ़ लो फिर। एन अडॉप्टिव चाइल्ड शैल बी, क्या लिखा जाएगा? देखो ध्यान से पढ़ो। शैल बी डीम्ड टू बी द चाइल्ड ऑफ हिज और हर, मतलब मान लिया जाएगा वो अडॉप्टेड नहीं है, मान लिया जाएगा वो उनका नेचुरल चाइल्ड है। तो नेचुरल चाइल्ड की डीमिंग इफेक्ट आ गया, इसका मतलब जो नेचुरल चाइल्ड के सारे राइट्स हैं वो सारे अडॉप्टिव चाइल्ड के राइट्स है। तो लिखा है हर अडॉप्टिव फादर और मदर, क्या लिखा? फॉर सारे पर्पसेस, मतलब सक्सेशन मतलब प्रॉपर्टी में सारे राइट्स, मेंटेनेंस के अंदर सारे राइट्स, सारे विद किस डेट से बन जाएंगे? विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द अडॉप्शन एंड फ्रॉम सच डेट, उस दिन से ऑल द रिलेशन ऑफ द चाइल्ड इन द फैमिली ऑफ हिज और हर बर्थ शैल बी डीम्ड टू बी severed, कट गए, कोई रिलेशन नहीं रहा, एंड रिप्लेस्ड बाय दोज क्रिएटेड बाय द अडॉप्शन इन द अडॉप्टिव फैमिली। अब आप ये प्रोवाइजो पढ़ोगे ना, तो यहां पर हमें लिखा है कि नहीं कुछ रिलेशन तो उसका रहेगा अडॉप्टिव बायोलॉजिकल फैमिली के साथ। ऊपर लिख दिया कि कोई रिश्ता नहीं रह गया, नीचे लिखा है कुछ रिश्ता तो रहेगा। बताओ क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि आप याद करो, मैंने हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ाया था, वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था किन की शादियां नहीं हो सकती, पढ़ाया था हमने, पढ़ा था सपिंदा रिलेशनशिप की शादियां, जो लोग आपस में सपिंदा रिलेशन है, जो लोग आपस में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है। फिर एक और पढ़ाया था कि जो भाई बहन है, बोलो जो भाई बहन है कि आपस में शादी हो सकती है उनकी, वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है ना। भाई बहन किस में आता है? प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, भाई बहन की शादी हो सकती है आपस में। वो हमने हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ा था कि जो भाई बहन है, दो भाई के आपस में बच्चे, उनकी शादियां, दो बहनों के बच्चों की शादियां, वो रिलेशन आपस में क्या है? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। वहां पर हमें बोला कि भाई बहन की शादी नहीं हो सकती। अब ये हमें सेक्शन कह रहा है कि उसका जो बायोलॉजिकल फैमिली उसमें उसका कोई रिश्ता, इसका मतलब जैसे ही वो अडॉप्टेड फैमिली में गया उसकी बहन बहन नहीं रही। बोलो यस और नो, बोलो ना, उसकी बहन बहन नहीं रही। अब क्या वो अपनी बहन से शादी कर सकता है? अगर आप बोलते हो नहीं कर सकता तो मुझे, वो तो उसकी बहन नहीं है, क्यों नहीं कर सकता? बोलो समझ में आ रही बात या नहीं? तो ये कह रहे हैं कि ठीक है हमने बोल दिया कि अडॉप्टिव फैमिली में और बायोलॉजिकल फैमिली में कोई उसका रिश्ता नहीं रह गया, पर वो कह रहे हैं कि अगर शादी का मामला आएगा तो वो आज भी उसकी क्या है? बहन ही है। आज भी हम उसको क्या मान के चलेंगे? तो एक तरफ कह रही है कोई रिश्ता नहीं है, पर कह रहे हैं अगर शादी की बात आ गई तो वो उसकी क्या है? तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया। अब एक बार आके बाद पढ़ो जरा से। प्रोवाइडेड दैट द चाइल्ड कैन नॉट मैरी एनी पर्सन, वो उससे किसी से शादी नहीं कर सकता, whom she or he could not have married if he had continued in the family of his or her। आई बात समझ या नहीं आई? वही तो कह रहा हूं मैं, खुद नहीं मैरिज कर सकता तो चाइल्ड की तो बात कर रहा हूं, और किसकी बात कर रहा हूं मैं?
उसकी बात नहीं हो रही है, उसकी बात ये लॉ नहीं कर रहा है। मेरे हिसाब से तो वैसे नहीं आना चाहिए। इसमें मेंशन नहीं है वो, ठीक है, उसके ऊपर नहीं अप्लाई होगा। फिर आगे देखो जरा, लिखा है द अडॉप्टेड चाइल्ड शैल नॉट डाइवर्स्ट एनी पर्सन, द अडॉप्टेड चाइल्ड शैल नॉट डाइवर्स्ट एनी पर्सन of any state which vested in him or her before the adoption. The adopted child shall not divest any person of any estate which vested in him or her before the adoption। से पहले अगर माँ बाप ने अपनी प्रॉपर्टी पहले किसी के नाम लगवा दी थी, विल कर दी थी, समझ में आई, सेपरेट जो प्रॉपर्टी थी उनकी वो उन्होंने पहले ही अगर किसी के नाम पहले ही कर दी हो, या पहले बेच दी हो किसी को, अब अडॉप्टिव बाद में अडॉप्शन करिए, वो ये नहीं कह सकता कि ये मेरे पेरेंट्स की थी इसमें मेरा, जो पहले दे दी, अडॉप्शन के बाद जो प्रॉपर्टी था उनमें उसका क्या बनेगा, राइट रहेगा। और आगे लिखा है एनी प्रॉपर्टी विच वेस्टेड इन द अडॉप्टेड चाइल्ड बिफोर द अडॉप्शन। अब क्या हुआ, अडॉप्शन से पहले मान लो जो उसका जो बायोलॉजिकल फैमिली थी उन्होंने उसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी कर दी थी पहले। एक तो होता है कि प्रॉपर्टी नहीं करते, जैसे मान लो आप लोग हो, अब आपके नाम के ऊपर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, पर आपका राइट किस में बनेगा, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में बनेगा। पर अब आपको अगर अडॉप्शन में दे दिया जाए तो अब आपका राइट नहीं है ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, ठीक है, क्योंकि आप कहाँ चले गए, अडॉप्टिव फैमिली। पर एक होता है कि स्पेसिफिकली आपके नाम पर प्रॉपर्टी कर दी गई थी, आपके दादाजी ने छोटे होते ही आपके नाम पर क्या करवा दी थी, प्रॉपर्टी। अब बच्चा अडॉप्शन में दे दिया, जो प्रॉपर्टी उसके नाम पर थी ना, भले ही वो अडॉप्टिव वो उसी की रहेगी, समझ में आई, वो पुरानी फैमिली के पास नहीं जाएगी। वो यही कह रहे हैं any property which vested in the adopted child before the adoption shall continue to vest in such person subject to the obligations if any attaching to the ownership of such property including the obligation to maintain relative in the family of birth। कई बार क्या होता है कि उस प्रॉपर्टी को दादाजी ने जैसे अपने ग्रैंडफादर के नाम पे कर दी, बट उस प्रॉपर्टी के ऊपर एक चार्ज क्रिएट कर दिया, कह दिया कि ये प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद जो है और इसकी जो दादी है इसके मरने के बाद जो है इसके नाम पर होगी, बट जब तक वो जिंदा है तब तक इस प्रॉपर्टी में से जो किराया आ रहा है चार्ज क्रिएट कर दिया, वो किसको जाएगा, वो दादी को जाएगा, या किसी को भी किसी के ऊपर किसी के फेवर में चार्ज क्रिएट कर दिया। तो ऑल्दो ये प्रॉपर्टी का मालिक वो बच्चा ही है, बट जो उसके ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ है वो बाउंड रहेगा उसको मेंटेन करने के लिए, समझ में आई। ऐसा नहीं वो कह सकता कि मैं तो अब चला गया और ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैं अब किराया नहीं दूंगा, चार्ज क्रिएट हो रखा है, जो चार्ज क्रिएट हो रखा है वो उसको देना ही पड़ेगा। ये पॉइंट समझ में आ गया नहीं। तो वैलिड अडॉप्शन का भी इफेक्ट आप समझ गए, एंड ये वैलिड अडॉप्शन कैंसिल भी नहीं हो सकती, ये भी समझ गए आप। फिर आप ये पढ़िए कि अडॉप्शन करने के लिए क्या एक रिटन अडॉप्शन डीड बनानी पड़ती है, क्या अडॉप्शन डीड बनानी जरूरी है, ठीक है, ये है मेन क्वेश्चन कि क्या अगर हमें अडॉप्शन करनी है तो अडॉप्शन डीड बनानी पड़ेगी, ये है मेन क्वेश्चन। आंसर इज नो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी रिटन डॉक्यूमेंट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेकिंग एनी अडॉप्शन डीड, there is no requirement of registration of the deed, you can do oral adoption also। जिसने अडॉप्शन में लेना है, जिसने देना है, oral adoption कर लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड है, बिल्कुल लॉ के अकॉर्डिंग बिल्कुल वैलिड है। पर अगर आप उसको लिखित में कर लेते हैं, अगर आप उसको लिख लेते हैं, नॉर्मली लोग राइटिंग में कर लेते हैं, पता क्यों, क्योंकि मान लो कि कल को डिस्प्यूट हो जाए और वो बोले कि मैंने तो अडॉप्शन में दिया ही नहीं बच्चा, वो बोले कि मैंने तो अडॉप्शन में दिया ही नहीं बच्चा, ये जबरदस्ती लेके मेरा बच्चा, तो फिर आप क्या करोगे, कल को आप गवाह लेके आओगे, सर इसके सामने हुई थी, ठीक है, बट जो डॉक्यूमेंट होता है डॉक्यूमेंट का प्रूफ अपना ही होता है, बोलो यस और नो। तो वहां पर क्या है, लॉ तो ये कहता है ऑरल कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये हमें जो सेक्शन 16 है ये कह रहा है कि अगर आपने उसको राइटिंग में कन्वर्ट कर लिया और अपनी मर्जी से किया है, मैं नहीं कह रहा, और अपनी मर्जी से उसको आपने क्या करवा लिया, रजिस्टर करवा लिया, रजिस्टर करवाओगे तो रजिस्ट्रार ऑफिस जाओगे, कोर्ट के अंदर जाओगे, रजिस्ट्रार बैठा होता है वहां, समझ आया, जो रजिस्ट्रार के सामने फोटो भी होती है, बोलो यस और नो। रजिस्ट्रार जब रजिस्ट्रेशन करेगा अडॉप्शन डीड की तो वो चेक करेगा ना सारी कंडीशन पूरी हुई है नहीं, बोलो यस और नो, कि लेने वाला हिंदू है या नहीं, बोलो यस और नो, बच्चा हिंदू है या नहीं, उसमें सारी कंडीशन चेक करेगा कि हो रही है कि नहीं, फिर ही तो रजिस्टर करेगा, बोलो यस और नो। अब रजिस्टर हो गई, ठप्पा लग गया, हो गया जी सारा काम। कल को कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, अब आप कोर्ट में जाइए, अब जब कोर्ट डिस्प्यूट अराइज होगा आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या देना है, वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में देना है। जब आप कोर्ट को डॉक्यूमेंट दोगे, कोर्ट मान के चलेगा कि ये क्या है, एक वैलिड अडॉप्शन है, वैलिड अडॉप्शन है। दूसरा बंदा चाहे जो मर्जी बोलता रहे, बर्डन उसके ऊपर है, वो डिस्प्रूव करे, अदरवाइज बर्डन पता किसके ऊपर होता, आपके ऊपर होता। आप कह रहे हो कि सर वैलिड अडॉप्शन है,
आप बोलते रहो, आपके ऊपर है, प्रूफ करो, प्रूफ कि ये वैलिड अडॉप्शन है। समझ में आई बात या नहीं? तो एक बार आप रजिस्टर करवा लो, उसको राइटिंग में करवा लो, देन कल को कोई चैलेंज करता है, आप कोर्ट में जाके डॉक्यूमेंट दिखाइए, बर्डन विल बी ऑन द ऑपोजिट पार्टी। ऑपोजिट पार्टी उसको डिसप्रूव करे कि ये जाली डॉक्यूमेंट है, ये नकली है, ये फॉर्ज्ड है, ये वैलिड ऑप्शन हुई नहीं, वो दैट इज एवरीथिंग। बट एक बार अगर बन गया, रजिस्टर हो गया, कोर्ट को प्रिज्यूम करना है। क्या करना है कोर्ट को? क्या प्रिज्यूम करना है? ये वैलिड अडॉप्शन है। आगे बात समझ, पढ़ लो फिर एक बार। whenever any document, देखो लिखा है whenever any document registered under any law, किसी लॉ के अंदर अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर हुआ है, हमारे पास लॉ कौन सा है इंडिया में जिसमें रजिस्टर होता है? इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है। कौन सा है? इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। अगर वहां पर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाया है, जैसे आप विल की, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ोगे ना, तो यू विल फाइंड कि विल की बात करें, विल को रजिस्टर करवाना पड़ता है कि नहीं। जैसे आप रजिस्ट्री करवाने जाते हो, आपके पापा से पूछना कि सर पापा कि आप जब कोई हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो कहते हैं ना रजिस्ट्री करवानी है, बोलो कहते हैं कि नहीं? तो वहां पर अगर आप सेक्शन 17 पढ़ोगे ना इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का, वहां लिखा हुआ है कि किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में जिसमें राइट क्रिएट हो रहा है 100 रुपए की ज्यादा की वैल्यू की कोई प्रॉपर्टी है, उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी कंपलसरी है। तो वहां तो लॉ ने कंपल्शन लगा रखी है, इसलिए हम जब भी हम किसी प्रॉपर्टी को बेचते हैं, खरीदते हैं, उसकी क्या करवानी पड़ती है? हमें रजिस्ट्रेशन। बट सेक्शन 18 हमें बताता है वहां उसी लॉ का कि किन डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी नहीं। जैसे विल को रजिस्टर ना भी करवाओ कोई दिक्कत नहीं है, विल आप घर पे बना लो कोई दिक्कत नहीं है, ना रजिस्टर करवाओ। बट रजिस्टर करवा लोगे तो उससे क्या एक थोड़ा सा क्या बन जाता है? एविडेंस हो जाता है। जब कोर्ट में वो लेके आते हैं, रजिस्ट्रार ने रजिस्टर उसको करा हुआ है, उसकी वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है, बर्डन आपके ऊपर नहीं होता है। समझ में आई? तो ये वही कह रहे हैं कि अगर किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर लिया फॉर द अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स एंड दैट डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस बिफोर एनी कोर्ट, उसको आपने प्रोड्यूस करा है कोर्ट के अंदर, जब डिस्प्यूट होगा तभी तो प्रोड्यूस करोगे। लिखा है वो डॉक्यूमेंट है किसके रिगार्डिंग? इट इज परपोर्टिंग टू बी अ रिकॉर्ड ऑफ एन अडॉप्शन मेड। वो जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो इट इज द रिकॉर्ड ऑफ एन अडॉप्शन एंड इट इज साइंड बाय द पर्सन। उसके ऊपर साइन किसके हुए हैं? जिसने अडॉप्शन में दिया है। एंड किसके साइन हुए हैं? द पर्सन टेकिंग द चाइल्ड इन, जिसने लिया है, रजिस्ट्रार के साइन है। द कोर्ट आगे वर्ड क्या लिखा है? शैल presume that the adoption has been made in compliance with the provision of, इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही अडॉप्शन, मतलब वैलिड अडॉप्शन हुई है। कोर्ट को मान के ही चलना पड़ेगा कि वैलिड अडॉप्शन है भैया। आगे लिखा है अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव। कौन करेगा फिर? जो उसको डिस्प्यूट कर रहा है, जो ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, वो डिस्प्रूव करेगा कि नहीं नहीं सर वैलिड नहीं है, सर ये तो नकली है, ये फॉर्ज है, कुछ भी है, सारा बर्डन उसके ऊपर है। आप आराम से बैठे हो अपने घर कि कोई बात नहीं, तू प्रूव कर ले प्रूव। समझ में आई बात या नहीं? दिस इज द थिंग। नाउ एक बार ये सेक्शन 17 भी पढ़ लेते हैं, देन एट 7 PM आई विल स्टार्ट विद करंट अफेयर्स। तो ये लॉ हमारा आज कंप्लीट नहीं हो पाया बिकॉज इसमें एक नया लॉ था आप लोगों के लिए, ठीक है। और मैं आप लोगों को इतनी डिटेल में नहीं कर रहा बिकॉज लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आप कर रहे हो, जितना मैंने डिटेल में करवाया आपके लिए बहुत है, बट अदरवाइज जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। वी हैव टू रिलेट विद जजमेंट्स, हमें छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर इसकी इंटरप्रिटेशंस करनी पड़ती है, जे एक्ट के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, लैंडमार्क जजमेंट्स के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है। एंड इवन की जितनी नॉलेज ये है ना, आप किसी से बात करोगे क्लैरिटी से, वो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। समझ में आई? क्योंकि आपको हर एक पॉइंट पता कि कौन, अभी हम देखेंगे, अभी हम सेक्शन 17 देखते हैं, व्हाट सेक्शन 17 क्या कहता है, ठीक है। तो 10 मिनट्स है हमारे पास, तब तक हम फटाफट से देख लेते हैं। सेक्शन 17 प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। अब देखो ये कहता है कि जब अडॉप्शन हो रही है, ना देने वाला जो अडॉप्शन में दे रहा है वो कोई पैसा नहीं लेगा, और जो ले रहा है वो भी कोई पैसा नहीं देगा। क्योंकि अगर पैसे लेन देन से अडॉप्शन स्टार्ट हो गई फिर तो ये व्यापार बन जाएगा। फिर तो लोग क्या करेंगे, जिन्होंने पैसा कमाना है बच्चे पैदा करेंगे। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, पूरे दुनिया में ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जिनका कोई चाइल्ड नहीं, दे आर इशूलेस। उसको लॉ की भाषा में क्या बोलते हैं? इशूलेस। उनका कोई इशू नहीं है। सो आपको मैं बताऊं, जो मैंने आपको कारा की बात करी ना, सेंट्रल अडॉप्शन एंड रिसोर्स अथॉरिटी, यू विल फाइंड वहां पर कितने पेरेंट्स लाइन में लगे हुए हैं अडॉप्शन के लिए। और फॉरेनर्स भी इंडिया में आ रहे हैं क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन क्या है, बच्चे मिल जाते हैं, ठीक है। वो इंडिया में आके अडॉप्शन कर रहे हैं। और बॉस कारा के पास इतना टाइम नहीं है कि उनकी प्रोसेसिंग इतनी तेज कर पाए, इतनी सारी एप्लीकेशंस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप फास्ट प्रोसेस करो इसको, इतने सारे पेरेंट्स हैं, क्योंकि अडॉप्टिव चाइल्ड का भी तो फ्यूचर है ना, नहीं तो अदरवाइज वो भी तो, उसका भी तो फ्यूचर खराब होगा ना।
तो आप अडॉप्शन में दो उसको। बट मैं आपको बताता हूँ इसकी प्रोविजन ये लगा रखी है कि अगर आपने पैसे का लेन देन अलाउ कर दिया फिर तो लोग इसको क्या बना लेंगे, बिजनेस। जिन पेरेंट्स को अडॉप्शन करनी है जिनका बच्चा नहीं, वो तो पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे, बोलो यस और नो। हमें बच्चा चाहिए क्योंकि बच्चे का, आप लोग बच्चों का सुख जो होता है ना पेरेंट्स को, वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जिनके बच्चे नहीं होते वो उनसे, उनको पूछ के देखो सारी लाइफ उनकी कैसी निकलती है। क्योंकि कोई बच्चा नहीं, आगे कोई दिखता ही नहीं कि क्या किसके लिए करना है, जिंदगी किसके लिए जीनी है। एक टाइम के बाद उनको भी ज़रूरत पड़ती है केयर एंड प्रोटेक्शन की, बोलो यस और नो, पड़ती है कि नहीं पड़ती। तो इसलिए ये लॉ क्या कहता है कि देयर शुड बी नो गिविंग एंड टेकिंग। आगे बात समझ या नहीं, जल्दी से बोलो। तो पढ़ो जरा। नो पर्सन शैल रिसीव और एग्री टू रिसीव एनी पेमेंट, और पेमेंट के अलावा अदर रिवॉर्ड इन कंसिडरेशन ऑफ द अडॉप्शन, के बदले में कोई पैसा। इन कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, उसके बदले में, उसके बदले में कोई पैसा, कोई रिवॉर्ड नहीं लेना है। इन कंसिडरेशन ऑफ द अडॉप्शन ऑफ एनी पर्सन। आगे लिखा है नो पर्सन शैल मेक और गिव, ना लेना है ना देना है। टू मेक और गिव टू एनी अदर पर्सन एनी पेमेंट और रिवॉर्ड रिसिप्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय दिस सेक्शन। पैसों से नहीं लेन देन करना अडॉप्शन का। अगर करोगे तो सजा कितनी है फिर, इफ एनी पर्सन कॉन्ट्रावीन्स दिस सेक्शन, अगर कोई पैसे का लेन देन हुआ, ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 6 months एंड विद फाइन एंड विद बोथ। 6 महीने की मिनिमम सजा है, जेल जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो लिखा है नो प्रोसिक्यूशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी इंस्टीट्यूटेड विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये आपके काम का नहीं है। आपको इतना समझ में ये नहीं आएगा ये लाइन क्या कह रही है। सिर्फ एक थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ कि ये कह रहे हैं सजा होगी, है ना, आपको सजा होगी, तो इसका मतलब आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलेगी। प्रोसिक्यूशन का मतलब आपके ऊपर केस चलेगा, क्योंकि भाई ऐसा थोड़ी है कि मैंने बोला कि इन्होंने पैसे लिया तुरंत आपको जेल, चलो जेल में करो 6 महीने की सजा। ऐसा तो मैं किसी के ऊपर भी बोल दूँ पैसा लिया, बोलो या था, भाई उसके ऊपर पूरा ट्रायल चलेगा, कोर्ट के अंदर पूरा प्रोसेस होगा, एविडेंस आएंगे, उस विटनेस की एग्जामिनेशन होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, सबूत आएंगे, उसके बाद ही तो कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचेगी कि आपने पैसे लिए या दिए, बोलो या तो। ऐसे थोड़ी था कंगारू कोर्ट है। कंगारू कोर्ट पता किसको बोलते हैं, कंगारू कोर्ट मतलब आए कोई नो अपील नो दलील, सीधा चलो ये अंदर करो, कंगारू कोर्ट्स। जैसे आप खाप पंचायत देखते हैं, हरियाणा में देखते हैं खाप पंचायत। खाप पंचायत नहीं पता आपको क्या होता है, कंगारू कोर्ट्स। कंगारू कोर्ट्स नहीं है भाई, अगर किसी के ऊपर एलिगेशन लगी तो कोर्ट पूरा प्रोसेस फॉलो करेगा ना। तो ये कह रहे हैं कि प्रोसेस फॉलो करेगा तो मतलब प्रोसिक्यूशन चलनी पड़ेगी, बट ये कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन चलानी है तो पहले सैंक्शन लो। किसकी सैंक्शन लो, प्रीवियस सैंक्शन, पहले लो सैंक्शन किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की, या फिर किसी ऑफिसर की जो स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हुआ है। तो कहने का मतलब कि भाई अगर अडॉप्शन में स्टेट गवर्नमेंट देखेगी यार ये मतलब पैसा लिया दिया, स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी कोर्ट को कि हाँ इसके खिलाफ मैं सैंक्शन दे रहा हूँ, आप इसके खिलाफ प्रोसीडिंग चलाओ, तो फिर कोर्ट चलाएगी, ट्रायल करेगी, फिर आगे जाके सजा भी सुना देगी। बट अगर स्टेट गवर्नमेंट ने बोल ही दिया कि आई एम नॉट गिविंग द सैंक्शन, फिर कोर्ट के हाथ बंधे हुए हैं, फिर कोर्ट कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। जब तक सैंक्शन नहीं मिलेगी कोर्ट कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। आगे बात समझ या नहीं। अब ये मत पूछना कि सर ये प्रोविजन बनाई क्यों है, कि सैंक्शन क्यों सर, जब पैसे लिए दिए थे तो करो इनको अंदर, तो वो मैं नहीं बताऊंगा हैं। दोस्तों आप क्या कह रहे हो, ये तो कारा की रेगुलेशन है, ठीक है, ये कारा की रेगुलेशन है कि उनका बैकग्राउंड कैसा है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का तो नहीं है, ठीक है, वो कारा की रेगुलेशन है। और वैसे भी इस लॉ के अंदर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि उनके बैकग्राउंड चेक किया जाए, उनके एंटीसीडेंट्स चेक किए जाए। बट जो रूल्स बने होंगे ना इस लॉ के अंदर, अडॉप्शन रूल्स जो बने होंगे, डेफिनेटली उसके अंदर ये चीज़ होगी, बिल्कुल होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट, बोलो यस और नो। तो दिस इज ऑल्सो ओवर, सेक्शन 17 इज ओवर। इसका देखो ऐसा कोई रीजन नहीं है कि ऐसा सर सैंक्शन क्यों बोल दिया इन्होंने। मैं जो अपना आइडिया लगा पा रहा हूँ, इसका रीजन यही होगा कि ऐसे मान लो कि अगर किसी बंदे ने अडॉप्शन में दे दिया और उसने पैसे ले भी लिए, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा लीनियंट रहती है यार, देखती है कि कहीं ये रैकेट तो नहीं चला रहे बहुत बड़ा इसी चीज़ का, फिर तो स्टेट गवर्नमेंट सैंक्शन दे देगी। बट एक होता है जैन ने यार ले लिया, अब क्या उसको जेल में डालें, बोलो या सुनो, पैसे ले ली, मान लो वो है ही अंडर प्रिविलेज बंदा था, उसने बोला कि मैं इसकी अपब्रिंगिंग नहीं कर सकता, तो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी ना कि इसके खिलाफ इसको जेल में डालना है या नहीं। वो बंदा पहले गरीब, उसको पहले वो ले लिया उसने पैसे, तो उसको जेल में डलवा दो आप। एक होता है जिसका नेक्स्ट पूरा रैकेट चल रहा है इसी वजह से कि इनका काम ही यही है पैसे लेके, उनके खिलाफ तो सैंक्शन मिल ही जाएगी। यही रीजन है और कोई रीजन नहीं।
तो ठीक है, ये काफ़ी हमने आज ये लॉ पढ़ लिया। अब थोड़े से कल ना मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, टुमारो वी विल रीड। देखो कल हम इसको पढ़ेंगे, ये सेक्शन 5 पढ़ लिया ना हमने, बोलो यस और नो, कि कोई वॉइड मैरिज के कॉन्सिक्वेंस पढ़ लिए सब, वॉइड अडॉप्शन के। अब कल हम पढ़ेंगे जी प्री रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड अडॉप्शन, कि सर वैलिड अडॉप्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हम देखेंगे जी कि अडॉप्शन कौन कर सकता है, वो देखेंगे कि वो साउंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो पागल बंदा अडॉप्शन कर लेगा क्या? अगर पागल करेगा तो वो अडॉप्शन क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इस प्रोविजन की अगर वॉयलेशन वॉइड हो जाएगी। क्या एक माइनर अडॉप्शन कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या एक मैरिड मेल कर सकता है? मैरिड मेल शादीशुदा, उसकी वाइफ है और वो अडॉप्शन कर सकता है? करेगा, बट विद द कंसेंट ऑफ द वाइफ, क्योंकि देखो अडॉप्शन में वो ले रहा है तो वो अडॉप्टिव फादर बन रहा है, तो उसकी पत्नी अडॉप्टिव मदर भी तो बन रही है, तो उसकी कंसेंट लेनी कि नहीं लेनी? लेनी है, वो भी देखेंगे। क्या एक फीमेल अडॉप्ट कर सकती है? तो फिर वो मेजर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मेजर, साउंड माइंड। क्या एक मैरिड फीमेल कर सकती है? देखो एक मैं बताता हूँ, 1956 से पहले फीमेल अडॉप्ट कर ही नहीं सकती थी, उसके पास कोई राइट ही नहीं था। 1956 को ये लॉ आ गया, 2010 तक, 1956 से लेकर 2010 तक नहीं, अनमैरिड या डाइवोर्सी फीमेल जो डाइवोर्स्ड, विडोअर जिसको कह लो, विडोअर जिसकी डेथ होगी हस्बैंड की, या जिसका क्या हो चुका है, डाइवोर्स, कल मैं पढ़ाऊंगा, वो अडॉप्शन कर सकती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैरिड फीमेल के पास राइट नहीं आया 1956 के बाद भी। मैरिड फीमेल के पास राइट आया 2010 के बाद, अडॉप्शन इसमें अमेंडमेंट्स हुई थी 2010 के अंदर, इसमें क्या हुई थी, अमेंडमेंट्स। मैरिड फीमेल के पास राइट नहीं था अडॉप्शन करने का, मैरिड मेल के पास था। हाँ, अनमैरिड फीमेल 1956 के बाद उसके पास राइट आ गया था। 1956 से पहले मैरिड हो अनमैरिड हो कोई राइट था ही नहीं। 1956 के बाद मैरिड जो है ये अनमैरिड फीमेल या फिर विडोअर या डाइवोर्सी, उनके पास ये राइट था। और मैरिड फीमेल के पास बहुत लिमिटेड राइट था 1956 के बाद, था मैरिड फीमेल के पास, पता कब? जब उसका हस्बैंड जो है, शादी हो रखी थी, हस्बैंड सीजेस टू बी हिंदू, हस्बैंड मुसलमान बन गया या कोई मुस्लिम बन गया, क्रिश्चियन बन गया, पारसी बन गया, जू बन गया, फिर उसको राइट दे रहे थे तेरा हस्बैंड, या फिर हस्बैंड क्या हो गया, अनसाउंड हो गया, क्या हो गया, फिर उसको राइट दे रहे थे, या हस्बैंड ने जो है दुनियादारी त्याग दी, वो क्या बन गया, साधु संत हिमालय पर्वत पे चला गया, अब चाहे शादी हो रखी जो भी है, फिर उसको, तो वो बहुत लिमिटेड राइट था। बट मान लो बिल्कुल हस्बैंड बिल्कुल ठीक है, कोई क्या फिर मैरिड फीमेल कर सकती थी अडॉप्शन 1956 के बाद, और 2010 से पहले पहले कर सकती थी। बट 2010 के बाद अब चाहे हस्बैंड बिल्कुल ठीक भी है, बिल्कुल बैठ, तब भी मैरिड फीमेल चाहे तो क्या कर सकती है, अडॉप्शन, पर विद द कंसेंट ऑफ द, अगर हस्बैंड कंसेंट लेगा तो फिर ये भी तो लेगी ना, ऐसा थोड़ी कर दोगे, विद द कंसेंट ऑफ द। कल हम पढ़ेंगे हु कैन अडॉप्ट, हु कैन अडॉप्ट पढ़ लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे हु कैन गिव इन अडॉप्शन, कौन दे सकता है, मदर दे सकती है, फादर दे सकती है जिसका वो बच्चा है, गार्जियन भी दे सकता है। फिर हम पढ़ेंगे हु कैन बी अडॉप्टेड, वो तो आपने पढ़ ही लिया कि वो कौन होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए, जो जिसकी पहले कभी अडॉप्शन ना हो, जिसकी एज 15 साल से कम हो, जिसकी मैरिज ना हुई हो, ये पढ़ेंगे। फिर हम कुछ और कंडीशंस पढ़ेंगे और कल हमारा अडॉप्शन खत्म हो जाएगा। हाँ जी, आप पूछो। वो लिनेटिक नहीं होना चाहिए और इडियट नहीं होना चाहिए। इडियट मतलब जन्मजात से इडियट हो, और लिनेटिक मतलब बाद में पागल हो गया था, बस यही होता है। नहीं, मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं। देखो वो रूल्स के अंदर देखना पड़ेगा, यहाँ नहीं बता रखा, वी विल सी इन रूल्स। अब वो तो हमने पढ़ा था, वहां पर था, यहाँ पर उसकी वो डेफिनेशन नहीं दे रखी। हाँ ठीक है, और हम ये भी पढ़ेंगे कि क्या एक मेल एक फीमेल को अडॉप्ट कर सकता है। हाँ जी, एज डिफरेंस होना चाहिए, पता कितने साल का, 21 साल का। एक मेल एक फीमेल को तभी अडॉप्ट कर सकता है, उनमें डिफरेंस कितना होना चाहिए एज का, 21 ईयर्स। देख लो जरा यहाँ पर, इफ adoption is male and the person to be adopted is a female, the adoptive father is at least, कितना लिखा है, एटलीस्ट कम से कम कितना, 21 ईयर्स का डिफरेंस होना चाहिए, ओल्डर होना चाहिए उससे, तभी वो अडॉप्शन। सिमिलरली एक फीमेल मेल्स को अडॉप्ट कर सकती है, फिर भी कितना होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अडॉप्टिव मदर एटलीस्ट 21 ईयर्स ओल्डर होनी चाहिए। जो सेक्शन 11 पूछ रहे थे ना आपकी, क्या है उसमें,
जो अपने नेल देख रहे हो, नेल पेंट कैसे लगाए हैं आपने, तो आप पूछे थे सेक्शन 11 में क्या क्या दे रखा है। सेक्शन 11 में 2 कंडीशन मैंने करा भी दी, अब कल नहीं कराऊंगा ये। हाँ, और यहाँ पर भी देखो, द सेम चाइल्ड मे नॉट बी अडॉप्टेड साइमल्टेनियसली बाय 2 और मोर। मतलब मान लो 2 पेरेंट्स हैं, एक ही बच्चे को तू भी अडॉप्ट कर ले, मैं भी कर लेता हूँ, 15 दिन तू रख ली, 15 दिन मैं रख लूंगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। दिस ऑल्सो कैन नॉट बी डन। एक टाइम पे एक ही क्या कर सकते हैं, अडॉप्शन हो सकती है। सो टुमारो वी विल कंटिन्यू विद दिस। नाउ लेट अस स्टार्ट विद, जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट।